हाँ जी, चलिए स्टार्ट कर दें। कल हम लोग जो है दिल्ली वास्तुकला के बारे में बात कर लिए थे, है ना। मतलब दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, उसके आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम शाही तरीके की किस तरीके की वास्तुकला है उसको चर्चा करेंगे। तो शाही वास्तुकला में हमने देख लिया था डिटेल में कि शाही वास्तुकला दिल्ली सल्तनत के काल की वास्तुकला थी, ठीक है। शाही वास्तुकला के बाद में दूसरा एक था रीजनल या प्रोविंशियल, हम लोग क्षेत्रीय वास्तुकला जिसको नाम देते हैं। और क्षेत्रीय वास्तुकला के अंदर जैसे बीजापुर, जौनपुर या फिर इस तरीके की वास्तुकलाएं उसका पार्ट होती है, जिसमें हमने बीजापुर के बारे में देख लिया था। और उसके बाद में मुगल सत्ता या मुगल सल्तनत से रिलेटेड वास्तुकलाएं हैं, इन वास्तुकलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जिस तरीके के मॉन्यूमेंट्स पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग ने एक बात क्लियर तौर पर पढ़ ली कि वहाँ पे अगर बहुत अधिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो ये है कि वास्तुकला के अंदर प्रयुक्त हुई सामग्री किस किस तरीके की होती है, कौन सी सामग्री का उसमें प्रयोग किया जाता है, उस सामग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। या किसी मॉडर्न एरा या मॉडर्न फॉर्म की अगर उसके अंदर कोई आर्ट या फिर आर्ट फॉर्म को प्रयोग किया गया है, उस आर्ट फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर के अंदर या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसी सब की बात होती है। आज मुगल आर्किटेक्चर की बात करनी है हम लोगों को, मुगल वास्तुकला या मुगल आर्किटेक्चर, इसको शुरुआत करते हैं। बेसिकली कल थोड़ा बहुत हम लोग देख लिए थे इसमें, लेकिन बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं चलेंगे इन आर्किटेक्चर के अंदर। मुगल्स के अंदर जब हम लोग चलते हैं तो बेसिकली जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स की जो कलाकृति हमें दिखाई देती है, उन कलाकृति की अगर ओवरऑल बात करें तो मॉन्यूमेंट्स को और ज्यादा कहीं ना कहीं क्रेव करके और कैलीग्राफी को अच्छे तरीके से प्रयोग करके उनको खूबसूरत बनाया जाने का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये मुगल वास्तुकला के अंदर कुछ ऐसे हमें एक्सपीरियंसेस दिखाई देते हैं। एक एक करके शैलीज जो हैं इनकी उन सारी शैलियों की बात कर ले। जैसे अगर हम लोग बात करें विजन के तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती थी, है ना। कई तरीके के अलग अलग तरीके के इसमें मॉन्यूमेंट्स में वर्क दिखाई देते थे। जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि कुछ फूल पत्तियां पौधों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता था, जालीनुमा आकार की चीजों का उपयोग किया जाता था। ये सब बेसिकली क्यों किया जाता था? इसको और ज्यादा आर्टिस्टिक रूप देने के लिए और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल चीजों को प्रयोग किया जाता था। बाबर के समय काल के अंदर अगर सबसे पहले मुगल वास्तुकला में चले तो बाबर का समय काल आता है। बाबर का समय काल हम लोग जानते हैं 1526 भारत के अंदर शुरुआत और 1530 में भारत में ही अंत हो जाता है ना। तो अगर बाबर की वास्तुकला की बात करें तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट हमें वास्तुकला से रिलेटेड निर्माण यहाँ पे दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि बाबर अपने 4-5 साल के रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने एम्पायर के पॉलिटिकल एक्सपेंशन में लगा। उसने आर्ट फॉर्म में, चाहे पेंटिंग हो चाहे आर्किटेक्चर हो, ऐसी किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा कोई फोकस नहीं किया, ठीक है। फिर भी अगर हम बाबर के भारत के एंट्रेंस की बात करें तो बाबर के एंट्रेंस की बात की देखते हैं वो चीजें ऐसे, जैसे चारबाग शैली एक हमें दिखाई दी थी। तो बाबर ने भारत के अंदर आया और चारबाग शैली जैसी चीजों को प्रयोग करना शुरू किया। चारबाग शैली वास्तुकला का पार्ट है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल वास्तुकला का ही पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर हमें एक जलाशय को बनते हुए दिखाई दिया जा रहा है और चारों तरफ बगीचों को दिखाया जा रहा है। तो वो वास्तुकला के निर्माण को ही दर्शाता है, ठीक है। तो बाबर के वर्क के दौरान अगर बहुत सारी चीजें अगर हम देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि चारबाग शैली का भारत में बना। दूसरी चीज देखिए, एक ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि पानीपत और रोहिलखंड के इलाकों के अंदर बाबर के दौरान कई तरीके की मस्जिदें बनवाई गई थी। मॉस्क का डेवलपमेंट अनगिनत बाबर के दौरान हुआ था, ठीक है। जैसे बाबरी भी अगर आपने कुछ समय पहले उसका विवाद देखा था तो वो सारा का सारा बाबर के समय में कंस्ट्रक्ट मॉस्क बहुत पॉपुलर हुई, ठीक है। तो इसके समय में मस्जिदें जो बनी थी, मॉस्क जो बनी थी, मॉस्क कंस्ट्रक्शन बेसिकली पानीपत या रोहिलखंड के इलाके के अंदर हुए, ठीक है। तो ये इलाके हम याद रखेंगे कि पानीपत और रोहिलखंड में इसने क्या करा था? मॉस्क या फिर मस्जिदों का निर्माण कराया था। और एक चारबाग शैली के लिए हम बाबर को याद रख सकते हैं, ठीक है। शैलियों का अगर प्रारूप देखा जाए कि किस तरीके की शैलियां उपयोग की गई हैं बाबर की वास्तुकला के अंदर, तो प्योर फॉर्म की आपको फारसी वास्तुकला दिखाई देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अंदर भारतीय कला का मिश्रण दिखता हो, ऐसा कुछ होता हो, नहीं। यहाँ पे प्योर फॉर्म की हमें क्या दिखती है? फारसी वास्तुकला। क्योंकि यहाँ पे भी बाबर ने अपना पहले मुगल आर्किटेक्चर्स में यहाँ सब चीजें की थी, ठीक है। ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है उस मॉस्क का। काबुली बाग की मॉस्क है, काबुली बाग की एक मस्जिद यहाँ पे निर्मित की गई थी। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए। फिर काबुली मॉस्क की बात करें। काबुली मॉस्क अपने आप में एक क्या है?
मस्जिद का निर्माण हुआ और मस्जिद के निर्माण के बाद में यहाँ पे उस तरीके से आपको वास्तुकला का एक निर्माण दिखेगा, जिसकी प्योर फॉर्म की शैली हमें कैसी दिखाई देती है, फारसी शैली का यहाँ पे निर्माण दिखाई देता है। तो ये बेसिकली आपको पता ही है, इब्राहिम लोदी से कहीं ना कहीं अपने हाथों में पूरी की पूरी सत्ता को लिया था बाबर ने, है ना। 1526 पानीपत की लड़ाई जानते हैं आप। तो पानीपत के अंदर ही इस मस्जिद को देखा गया। तो सबसे पहला निर्माण कहाँ पे किया था इसने किसी मस्जिद का, उसका एग्जाम्पल है पानीपत के अंदर काबुली मस्जिद का, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, तो काबुली बाग की जो मस्जिद है वो मस्जिद बेसिकली इसलिए जानी जाती है क्योंकि बाबर की या मुगल वास्तुकला का पहला एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के फॉर्म में जो भारत के अंदर दिखाई दिया। पानीपत में इब्राहिम लोदी से कहीं ना कहीं आप इसको हटके ही देखेंगे क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराने के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं ये निर्मित की गई होगी, ठीक है। तो इसका निर्माण इसलिए किया गया होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। चारबाग स्टाइल मैंने आपको बता दिया कि चारबाग स्टाइल कुछ इस तरीके का स्टाइल होता था। बीच में एक जलाशय टाइप में दिखाई देता है और चारों तरफ कुछ बगीचे या बाग दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से चारबाग टेक्निक, चारों तरफ आपको बगीचे, बाग, हरियाली चीजें दिखाई देंगी और बीच में एक माउंटेन टाइप की मतलब फाउंटेन्स टाइप की चीजें जो दिखाई देंगी, जो आप कहते हो ना कि किस तरीके से पानी वानी का जलाशय बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हुमायूं, बाबर के समय में मैंने फिर बताया बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है। हुमायूं की बात आती है तो हुमायूं का भी जो काल है वो काल को आप लोग जानते हो 1540 से लेकर 1555 तक पूरा का पूरा काल ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा है ना। तो इस कालखंड के अंदर इतनी डिस्टर्बेंसेस रही हैं, डिस्टर्बेंसेस के लिए कहीं ना कहीं हुमायूं उतना समय नहीं दे पाया अपने आर्किटेक्चर के लिए जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भारत के अंदर होना चाहिए था, ठीक है। तो हुमायूं के समय काल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसका समय काल लगभग 30 से 39 तक ओवरऑल रहा। 39 से तो वॉर में ही इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। और उसके बाद में वापस 55 में आया। इसने हाँ एक कोशिश प्रयास जरूर की थी कि एक दीन पनाह नाम का शहर बसाना चाहता था। ये सब जानते हैं हम लोग। दीन पनाह ही नाम की लाइब्रेरी भी बसाई बाद में इसने, है ना। उसी लाइब्रेरी को भी बसाने का प्रयास किया। तो ये सब चीजें दीन पनाह के नाम पे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल एक अलग ही शहर बनाना चाहता था, जो आगे चल के किसने किया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के तौर पर, है ना। तो सिकंदरा फतेहपुर सीकरी के तौर पर एक बड़ा और विशाल शहर बसा दिया। इस शहर को कहीं ना कहीं ये भी बसाना चाहता था ऐसा ही कुछ दिल्ली के अंदर, जिसको दीन पनाह के नाम से जाना जाता है। हमने इसके अंदर हुमायूं की टॉम वगैरह देख ली थी, इसके बारे में देख लिया था, है ना। फिर हम बात अगर करें तो हुमायूं का जो काल है वो शेर शाह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। शेर शाह के समय काल की वजह से इसके समय काल में ज्यादा कोई आर्किटेक्चर डेवलपमेंट नहीं दिखाई देते। इंपॉर्टेंट जो देखेंगे वो देख लेंगे, लेकिन हाँ ये दीन पनाह के बारे में जो बात होती है, एक बहुत बड़ा शहर बसाना चाहता था दीन पनाह के नाम से, जिसके अंदर हुमायूं का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल होगा और वो उसके द्वारा बसाया गया शहर होगा। तो दिल्ली के अंदर प्रॉपर तरीके से एक प्रोमिनेंट इलाका सिर्फ दीन पनाह के नाम से जाना जाता अगर ऐसा कोई शहर वहां पे बस चुका होता, ठीक है। बट इतने डिस्टर्बेंसेस हुए जिसकी वजह से ये सब चीजें नहीं बन पाई। शेरशाह सूरी थ्रोन पे आता है, दिल्ली के ऊपर कब्जा करता है और 39 से लेकर 55 तक का समय सूर्य वंश के काल में हम लोग देखते हैं। और इसी समय काल में पूरा का पूरा विभाजन हम देखेंगे कि सूर्य वंश में ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब ही रहा है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जब आया, क्या इसने क्या काम नहीं किया आर्किटेक्चर पे? हाँ, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हमें सूर्य वंश में दिखाई देते हैं, शेरशाह सूरी के द्वारा भी और अन्य सूर्य शासकों के द्वारा भी। जिसके अंदर अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो किला-ए कुना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। किला-ए कुना कहां पे, पता किसी को? किला-ए कुना कहां पे? किला ऑफ दिल्ली वही है, ये उसी के सामने है ना, जो बेसिकली टॉम वगैरह जो है हुमायूं के, उसी के पास में किला-ए कुना वगैरह सब आपको दिल्ली में ही दिखाई देगा। तो दिल्ली के अंदर ऐसे किले बनाए गए, फोर्ट्स बनाए गए, किसके द्वारा? ये सब हुमायूं के सॉरी शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो किला-ए कुना का नाम ध्यान रखिएगा और किला ऑफ दिल्ली का नाम भी याद रखिएगा। ये आर्किटेक्चर आपको उसी तरीके से दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं फारसी कला से सीधे सीधे प्रभावित होते थे। तो अभी इसके अंदर अभी मिक्सचर बहुत ज्यादा नहीं दिखता है हमें कि हिंदी वास्तुकला का या भारतीय वास्तुकला का इसके अंदर मिक्सचर अभी होना दिखता हो, ऐसा भी बहुत बड़ा मिक्सचर हमें दिखाई नहीं देता था, ठीक है। इसके बाद में रोहतास का फोर्ट आप लोग जानते हैं, लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर दिखाई देता है। रोहतास फोर्ट बनाया गया था, ठीक है, और शेरशाह सूरी ने इस फोर्ट को बनवाया था। बेसिकली लाहौर फोर्ट को जीतने का, लाहौर के इलाके को जीतने के लिए इस फोर्ट का निर्माण कराया गया। तो ज्यादातर जो किले या फोर्ट के नाम अगर आप लोग सुनते हैं तो फोर्ट और किले बनवाए जाते थे दो पर्पज। इससे पहला पर्पज होता था अगर आपने कहीं पे विजय ले ली है, वहां जीत गए अगर आप, तो आप अपनी विजय के कहीं ना
कहीं उपलक्ष्य में एक किला बनवा देते थे वहां पे, या फिर अगर आपको वहां पे किसी भी तरीके का राजधानी का स्थानांतरण का कहीं ना कहीं आइडिया होता है, क्योंकि आप वहां से प्रोटेक्ट करना चाहते हो दुश्मनों से अपने शहर को, तब आप वहां पे किला बनवा देते थे। ठीक है, तो ऐसे किले इस समय में देखने को मिले। रोहतास फोर्ट भी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर का इलाका है वहां पे देखा जा सकता है, तो इनके समय में ये। ठीक है, इसके बाद में पटना के अंदर अगर हम लोग आएंगे तो पटना के अंदर शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से आपको ये मस्जिद दिखाई देगी, जिसका पीछे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसमें व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है। साफ तौर पर व्हाइट मार्बल दिखता है हमें, सफेद संगमरमर। इससे पहले संगमरमर का प्रयोग अभी होता नहीं था, अभी रेड सैंडस्टोन, ग्रेट सैंडस्टोन, ऐसे सैंडस्टोन यूज होते थे। संगमरमर का प्रॉपर यूज शाहजहां ने शुरू किया मुगल आर्किटेक्चर में, लेकिन यहाँ पे हमें शेरशाह सूरी के द्वारा पहली बार प्रमाण दिखाई देता है कि उसने व्हाइट मार्बल्स प्रयोग किए थे। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है शेरशाह सूरी की मस्जिद पटना के अंदर है यहाँ पे। और इसके अंदर एक जो आगे को डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है अफगान की मस्जिद का। अफगानिस्तान में ऐसी मस्जिदें बना करती हैं, तो दिखाई देता है साफ तौर पर कि अफगान की मस्जिद की 2 कॉपी उसने कहीं ना कहीं भारत के पटना के अंदर बनाने का प्रयास किया था, तो वो अफगान शैली से निर्मित कहीं ना कहीं मस्जिद है। तो भारत के अंदर अफगान शैली से निर्मित अगर एक मस्जिद शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई, तो शेरशाह सूरी मस्जिद कहाँ पे? पटना के अंदर। कौन सी शैली का प्रयोग हुआ? अफगान शैली का प्रयोग हुआ, तो शैली का नाम जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। पटना के अंदर इस मस्जिद को देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए लोधी स्टाइल और मुगल स्टाइल में थोड़ा सा कंपैरिजन है। यहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरीके से लोधी से मुगल आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट कर दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। बाबर तो ज्यादा आर्किटेक्चर नहीं कर पाया, कितना समय रहा? 4 साल, और 4 साल में फारसी कला को ही उठाता रहा। हुमायूं भी ज्यादा समय अपने आर्किटेक्चर पे फोकस नहीं कर पाया, ना आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ उसके समय में। तो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया किसने? भारत में शेरशाह सूरी ने किया। तो शेरशाह सूरी ही तो लोधी स्टाइल से कन्वर्ट कर देगा मुगल स्टाइल में। ठीक है, अब आप देखेंगे लोधी स्टाइल में कुछ मॉन्यूमेंट्स इस तरीके के हुआ करते थे, और शेरशाह सूरी का समयकाल 15 साल का जो सूर्यवंश गुजरा, उस सूर्यवंश से आर्किटेक्चर कैसा हो गया? कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई देता है कि लोधी स्टाइल से अगर ट्रांसफॉर्मेशन मुगल स्टाइल में हुआ, तो किसकी वजह से हुआ होगा? शेरशाह सूरी या सूर्यवंश के शासकों के द्वारा हुआ होगा। मुगल आर्किटेक्चर को स्टाइल देने के लिए जाने ही जाते हैं सूर शासक। ठीक है, तो अगर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में किसी ने ये प्रयास किया इसको डेवलपमेंट करने का या डेवलप करने का, तो वो नाम हम लोग जानते हैं, कौन है? सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा सड़क आजम सब जानते हैं आप लोग, आपने इसके बारे में सुना ही। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसको बाद में अंग्रेजों ने नाम दिया। ठीक है, अंग्रेज को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जीटी रोड। ठीक है, और ये सबसे विशाल रोड उस समय में बना। कनेक्शन यहाँ कहीं ना कहीं आप पटना से लेकर देखोगे सीधा कश्मीर की वैली तक आपको इसका पूरा कनेक्शन दिखेगा। तो इतना बड़ा 1 लाइन रोड अगर देखने को मिला सड़क के आजम के तौर पर, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित ये रोड था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, सराय में बता चुका हूं इसके बारे में। शेरशाह सूरी ने सबसे ज्यादा सराय बनवाए, और सराय का निर्माण भी देखिए कुछ इसी तरीके का है। सराय में भी क्या होता था? बेसिकली बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, या फिर कह सकते हैं रहने के स्थल या रहने की पोजीशंस वहां पे बना दी जाती थी। जितने भी व्यापारी बाहर से आते थे, जो लोग भी बाहर से आते थे, वो सारे के सारे लोग आके यहाँ पे ठहरने का उनका प्रबंध हुआ करता था। व्यापारियों के ठहरने की जगह बेसिकली हम कह सकते हैं सराय हुआ करते थे। सराय का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसने कराया भारत के अंदर? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सूर्यवंश को जानते हैं। ठीक है, ये टॉम है शेरशाह सूरी का। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली मकबरा भी कह सकते हैं, है ना, मकबरा भी आप कह सकते हो। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर, है ना, बिहार सासाराम में अपने जीते जी अपना मकबरा बनवा दिया था इसने। ठीक है, जीते जी अपना मकबरा इसने बनवाया था। सासाराम के अंदर ये मकबरा निर्मित है इसके द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर वास्तुकला का एक बड़ा अच्छा प्रारूप आपको जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि सीढ़ियों से उतरते हुए पानी दिखाई देता है, चारों तरफ एक बड़ा सा पॉन्ड दिखाई देता है बढ़िया तरीके से आपको, है ना। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद में अंदर कम से कम 2 फ्लोर को आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, गुंबदनुमा आकार दिखाई देगा, और उसके ऊपर कलश जैसा आकार दिखाई देता है जो हम लोग वहां पे देखते थे पहले। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में शेरशाह सूरी ने स्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू किया। अपने टॉम के अंदर उसने इस तरीके का प्रयास किया था कि इस टॉम के स्ट्रक्चर को कुछ बदल दिया जाए। अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होगा कि हाँ, इंडो आर्किटेक्चर इसके अंदर मर्ज होना धीरे धीरे शुरू हो गई। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का टॉम कहां पे? सासाराम में। किसके द्वारा बनवाया गया? स्वयं शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, इसको वहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी एक खासियत ये भी है कि ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, तो ये लाल बलुआ पत्थर से प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। और इसको बेसिकली है ना लेक के बीच में, जैसे मैंने बताया ना, तो पानी वानी है चारों तरफ, पानी या लेक्स के बीच में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो सासाराम का मकबरा या शेरशाह सूरी का मकबरा रेड सैंडस्टोन से बिहार के अंदर निर्मित एक सबसे इंपॉर्टेंट मकबरा जो स्वयं शेरशाह सूरी ने बनवाया था। याद रखिएगा, उपयुक्त हुई सामग्री में रेड सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस से आते हैं मुगल के काल के ऊपर। 1555 है ना, फिर से हम लोग देखें तो 1555 का समय काल, और 1555 में वापस से फिर मुगल सत्ता आ जाती है। हुमायूं का काल तो फिर 1 साल का रह गया। दीन बना लाइब्रेरी को लेकर प्रयास जरूर किया उसने 1 साल के लिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अर्ध निर्मित या उस जगह पे कई तरीके के आगे चल के और निर्माण हो गए, तो वो लाइब्रेरी उस फॉर्म में बची नहीं है। हम लोग अगर देखें, फिलहाल मुगल्स वापस आए और मुगल्स ने फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को नया रूप देने का प्रयास किया। और इस कालखंड की शुरुआत किसके काल से होगी? नो डाउट अकबर के समय काल से होगी, है ना। तो अकबर के समय काल के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अकबर ने किस तरीके से इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कुछ उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो शायद अभी तक कोई शासक दिल्ली सल्तनत से लेके यहां तक नहीं पहुंचा पाया। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अगर सबसे ज्यादा आप समाहित रूप देखोगे कि जिसके अंदर हिंदू वास्तुकला और मुस्लिम वास्तुकला सबसे ज्यादा मर्ज हुई, तो वो कालखंड अकबर का ही होगा। ठीक है, अकबर के समय काल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुए, उन कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्यादातर प्रयोग किसका हो रहा है? रेड सैंडस्टोन का। ठीक है, अब ये नॉर्मल मटेरियल है, कहीं ना कहीं रेड सैंडस्टोन से ही उस समय सारे मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स बना करते थे। एक एग्जांपल हमने बस देखा, व्हाइट मार्बल का प्रयोग शेरशाह सूरी ने बस जरूर कर लिया, उसके अलावा वरना कहीं पे भी ऐसा कोई प्रयोग अभी दिखाई नहीं देता। अब हम देखेंगे शाहजहां के समय में बेसिकली होता था, तो ये बेसिकली इस समय में होता था। अब इसमें अकबर के समय की इंपॉर्टेंट देखिए जो विशेषताओं में है, उसमें एक विशेषता है ट्यूडर आर्च बोलते हैं जिसको। ठीक है, ट्यूडर आर्च का मतलब बेसिकली क्या होता है? अभी तक मैं आपको मेहराब बता रहा था, मेहराब की बातें कर रहा था कि मेहराब एक होता था, मेहराब की तरह चीजें दिखती थी। ये मेहराब कुछ अलग है। इस मेहराब के अंदर अगर आप देखोगे, इसको ट्यूडर नाम दिया गया इसकी परतों की वजह से, क्योंकि ये एक परत में नहीं होता था। अब इसको एक भी बना सकते थे, बट इन्होंने क्या करा? उसके रिफ्लेक्शन और उसके रिफ्लेक्शन में 3-4 परतें उसके ऊपर चढ़ा दी, तो इसको नाम दिया जाता है ट्यूडर आर्च। ठीक है, और बेसिकली इसका शेप जो होता है वो थोड़ा सा और सर्कुलर कर दिया जाता है, वरना हम उसमें देख रहे तो थोड़ा सा कैसा था, कहीं ना कहीं कोनिकल टाइप का वो दिखाई देता था। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सर्कुलर कर दिया गया है, और यहाँ पे जो उसके रिफ्लेक्शन या रेप्लिकास को बनाया गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूडर आर्च बोलते हैं। तो ये अकबर के समय काल की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक है कि उसने जो भी कंस्ट्रक्शन किए, उन कंस्ट्रक्शन में ट्यूडर आर्च का प्रयोग दिखाई देता है। मतलब मेहराबों का रिफ्लेक्शन या रेप्लिकास को बनाना, ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे। पहले क्या होता था? जितने मॉन्यूमेंट्स देखोगे आप, ऐसे करके जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे, जितने भी बिल्डिंग्स बनते थे, उन बिल्डिंग्स में जब आप चलना शुरू करोगे तो आप चलने के लिए बहुत बड़ा एक हॉल होता है। ठीक है, और गैलरी भी होती है, बहुत बड़ा गलियारा भी होता है। तो उस गलियारे के अंदर या गैलरी के अंदर अनगिनत मेहराब बना देते थे कि आप 4-5 कदम चलोगे, एक मेहराब क्रॉस करो, फिर 5 कदम चलोगे, फिर एक मेहराब क्रॉस करो, ऐसे करके आप कई सारे मेहराब क्रॉस करते चले जाओगे। तो पुराने आर्किटेक्चर में ये चीजें आपको दिखाई देती होंगी, वहां पे ऐसे। और मैंने बताया मेहराबों को क्यों बनाया जाता था, क्योंकि ये सपोर्ट पिलर से नहीं लेना चाहते थे, बीम से नहीं लेना चाहते थे, तो किससे लेते थे? मेहराबों से सपोर्ट लेते थे। कहीं दूर मत जाओ, ड्रमंड कॉलेज में कभी घूमे गए हो? ड्रमंड कॉलेज के अंदर जहां आपका पहले क्लास पीछे चलता था, उधर अगर मेन जो हॉल है, मेन हॉल जहां पे जाते हैं, जो मेन जहां पे प्रोग्राम्स वगैरह सब होते हैं, अगर आप अंदर से एंटर करके सिर्फ वहां हॉल तक चले जाओ, तो आपको मल्टीपल मेहराब दिखाई देंगे जिसके अंदर से आप गुजरते हुए जाते हो। ठीक है, तो हाँ, कई तरीके के मेहराब ऐसे आपको दिखाई देंगे जब आप अंदर हॉल की तरफ जाते हो। ये तो एक्सटर्नल दिखाई दे रहे होंगे आपको जो बाहर से देखते हैं, उन्होंने अंदर भी कई तरीके के ऐसे बनाए। तो इतना ज्यादा फालतू की चीजें दिखती हैं हमें कि इतना क्यों बना रहे हैं? वो इतना बनाने के बाद बेसिकली सपोर्ट देना होता था कहीं ना कहीं मॉन्यूमेंट को या बिल्डिंग को। जैसे हम लोग बीम या फिर कहीं ना कहीं उस चीज से सपोर्ट देते हैं, वो लोग
मेहराबों से ही बेसिकली सपोर्ट दिया करते थे। ठीक है, तो इसके बाद में अकबर के द्वारा आगरा फोर्ट का जो है यहाँ पर निर्माण कराना शुरू किया गया, और आगरा फोर्ट सबसे पहले निर्मित हुए चीजों में माना जाता है जो अकबर के समय काल में निर्मित हुई। आगरा, सिकंदरा या फिर हम फतेहपुर सीकरी, इन्हीं सब की बात अकबर के समय काल में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स अगर अकबर ने क्रिएट किए थे तो वो उसी जगह पे क्रिएट किए थे। क्या अकबर की कैपिटल आगरा रही है या दिल्ली रही है? आगरा रही। उसने अपना कैपिटल ही जब वहां बसा लिया प्रॉपर तरीके से, तो उसने अपने मॉन्यूमेंट्स को भी बिल्डिंग वहीं पर करना शुरू किया। ठीक है, तो अकबर ने दिल्ली जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित। हाँ, फतेहपुर सीकरी वही बेसिकली है ना, फतेहपुर सीकरी फिर पूरा शहर ही बसा दिया, तो आगरा से वो कहीं ना कहीं उसे फतेहपुर सीकरी में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो हाँ, बाद में की थी, पहले आगरा ही शिफ्ट हुआ, फिर उसको फतेहपुर सीकरी कर दिया। आगरा इसलिए नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसको सिकंदर लोदी ने बसाया था, और सिकंदर लोदी की बसाई हुई चीज को वो अपना नाम कैसे दे दे, तो उसने अलग ही एक फतेहपुर सीकरी नाम का पूरा शहर बसा दिया। ठीक है, अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जो हम लोग बात करते हैं कि उसने यहाँ पे बनवाए हैं, अकबर के समय काल के अंदर बने, और ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स अगर मैं कहीं जाऊं तो आगरा के अंदर ही है। ठीक है, आगरा से बाहर आपको दिखाई दे रहे सारे मॉन्यूमेंट्स ये आगरा के ही है। ठीक है, दीवाने आम जानते हैं आप लोग इसके बारे में? दीवाने आम को क्यों बनवाया जाता था? क्या होता था यार? दो चीजें थी ना, एक दीवाने आम था और एक दीवाने खास था। दीवाने आम और दीवाने खास में फर्क क्या था? हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आप लोग, दीवाने आम और दीवाने खास में क्या डिफरेंस है? डिसीजन देते थे। अच्छा ठीक है, मीटिंग हॉल था एक तरीके से फैसला सुनाने के लिए, और दीवाने आम में जनता के लिए था। अच्छा, दीवाने खास था वो राजशाही परिवार। हाँ, ठीक है, अच्छा है। और कुछ इसमें ऐड करना है या इतना ही है सिर्फ नॉर्मल? जो सर आम में खास था सर, हाँ, जो आम जनता थी वो शिक्षा ले सकती थी। अच्छा, धर्म की शिक्षा या धर्म का कहीं ना कहीं डिस्कशन भी होता था। तो धार्मिक डिस्कशन दीवाने आम या खास किसमें होता था, या कोई और अलग से इसके लिए कुछ और था? कोई और डिपार्टमेंट था इसके लिए? अकबर ने जो धार्मिक शिक्षाओं के लिए मीटिंग समारोह कराता था, जिसमें मौलवी बैठते थे, पंडित भी बैठते थे, चर्च के जो बड़े बड़े फादर होते थे वो भी आके बैठते थे, जैन बौद्ध मुनि भी बैठते थे। हाँ, दीन इलाही बिल्डिंग थोड़ी थी, दीन इलाही इबादत खाना है। एग्जैक्टली दीन इलाही के बाद इबादत खाना है वो बेसिकली। गुड, बहुत बढ़िया। दीवाने आम बेसिकली बनाया गया था कि मैं अगर जनता हूं और मेरी शासक के साथ में किसी तरीके का कन्वर्सेशन है, मैं उसके साथ में कोई बातचीत करना चाहता हूं, मैं अपनी कोई कंप्लेंट रखना चाहता हूं, तो आम जनता इन्वॉल्व हो जाएगी उस प्रॉपर डिस्कशन में जो वहां के राजा या फिर उच्च लोग वहां पे किया करते थे। तो उन सबके साथ में एक डिस्कशन दीवाने आम कहलाता था। वहीं पे दीवाने खास था। दीवाने खास बेसिकली मुगल फैमिली या फिर मंत्री परिषद या 9 रत्नों के लिए बनाया गया था। इन्हीं लोगों का बैठ के वहां पे डिस्कशन होता था। तो ये बेसिकली क्या था? दीवाने खास था। तो इनको ध्यान रखिएगा। मोती मस्जिद का निर्माण किया गया यहाँ पे। मोती मस्जिद का निर्माण जब यहाँ पे किया गया तो बेसिकली इसके निर्माण के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि मोती मस्जिद को आगरा के अंदर या आगरा फोर्ट के इलाकों के अंदर प्रॉपर तरीके से बसाने का पर्पस एक ये था कि अगर हम देखें ओवरऑल तो आगरा इलाका कहाँ लगता है? राजपूत सिटीज से कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई देता है, राजपूताना सिटीज से लगता हुआ दिखाई देता है। अकबर ने यहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण करके इस्लाम के प्रचार प्रसार को थोड़ा सा उस एरिया में बढ़ाने का प्रयास किया। तो मोती मस्जिद को बढ़ाना या मोती मस्जिद को बनाना कहीं ना कहीं उसका ये पर्पस यहाँ पे रहता है। ठीक है, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए यहाँ पे किया गया था। क्योंकि इस समय तक अकबर का जो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट था वो माइंडसेट ऐसा नहीं था कि वो राजपूती शैली और मुगल शैली इन सबको मिलाने का प्रयास कर रहा हो। अभी वो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत इस्लामिक प्रचार की बातें करता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, शीश महल यहाँ बनाया गया। शीश महल बताओगे किससे रिलेटेड है, क्या है शीश महल? बड़ा पॉपुलर हुआ शीश महल, ये शीश महल बनाया गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसकी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बेसिकली शीश महल का निर्माण इसीलिए किया गया था कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीत को कहीं ना कहीं दर्शाता है ये, और उसकी निशानी के तौर पर इसका निर्माण किया गया था। शीश महल इसलिए बनवाया गया था। ठीक है, जहांगीरी महल,
जहांगीरी महल आपको यहाँ दिखाई देगा। जहांगीरी महल भी आगरा के अंदर बनवाया गया और ये जहांगीर के लिए बेसिकली बनवाया गया था, ठीक है। अकबर के ही शासन काल के अंदर यहाँ पे हमको दिखाई देता है, ठीक है। और इस महल को यहाँ पे बनवाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसको आप आगरा के अंतर्गत मान सकते हो कि ये किसके द्वारा निर्मित किए गए, अकबर के द्वारा, आगरा सिटी में बस। अब आगरा कोई बहुत विशाल सिटी नहीं है, एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, उसके बाद में भी इतने मॉन्यूमेंट्स अगर आप इसके अंदर देख रहे हो तो इससे क्या पर्पस पता चलता है कि आगरा को एक बहुत बड़ा हब बनाना चाहता था अकबर यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली राजधानी के तौर पे अकबर ने भी चारबाग शैली और फिर लालबाग शैली जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ऐसी शैलियों का निर्माण पूरी तरीके से अपने सभी मॉन्यूमेंट्स के अंदर दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इन शैलियों का प्रयोग ये भी करता हुआ दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी, हाँ, मोती मस्जिद किसने बनवाई? मोती मस्जिद किसने बनवाई है? अकबर के शासन काल में बनी है, ठीक है। मोती मस्जिद का निर्माण अकबर के शासन काल में हुआ है और बनवाने का नाम जो है वो एक्चुअल में कुछ और है। नहीं, मोती मस्जिद वो वाली नहीं है ना, दो मोती मस्जिद है। मोती मस्जिदों का निर्माण दो हुआ। मैं आगरा की मोती मस्जिद की बात कर रहा हूँ, आप लोग लाहौर की मोती मस्जिद की बात कर रहा था, ठीक है। दोनों में फर्क है। इसमें अकबर के शासनकाल में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ है, बट किसी ने, जो उनके मंत्री थे, उन मंत्री के आदेश पे इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। एक्चुअल नाम मुझे उनका भी याद नहीं आ रहा है, मैं उनका नाम बता दूंगा, बस अकबर के शासनकाल के अंदर इसका निर्माण हुआ। जो आप बात करते हो वो लाहौर की, ठीक है। नहीं, आगरा, दीवाने हम तो हाँ, तो ये आगरा वाली है ना, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली मोती मस्जिद जो है ये आगरा वाली मोती मस्जिद है। एक मोती मस्जिद लाहौर के अंदर भी है, ठीक है। लाहौर में भी इसका निर्माण हुआ है। यहाँ की जो मोती मस्जिद जो बनी है अकबर के शासनकाल के अंदर बनी है, जो आप लोग को लग रहा है शाहजहां ने बनवाई है या शाहजहां ने इसका निर्माण किया है, तो मोती मस्जिद की पूरी नींव अकबर के समय में रखी गई थी। उसका निर्माण पूरी तरीके से बाद में जाके शाहजहां ने किया था, इस बात को आप कह सकते हो। बट इसकी निर्मित होने की व्यवस्था किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। तभी हम लोग बोलते हैं, तभी मैंने यहाँ पे आगरा के सिटीज के अंदर आपको मॉन्यूमेंट्स बताया कि इस समय के ये मॉन्यूमेंट्स जो आपको दिखते हैं वो अकबर के समय काल के। इसका निर्माण इस समय में आप कह सकते हो। हाँ, शाहजहां की मोती मस्जिद है, शाहजहां ने भी मोती मस्जिद का निर्माण किया है, वो अकबर की ही नींव पे। लाहौर के अंदर एक मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है और ये मोती मस्जिद जो आप देख रहे हो इसका निर्माण बाद में किसने कराया था? शाहजहां ने इसको कहीं ना भी कराया था, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे कह सकते हो कि शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद है, ठीक है। लेकिन अगर नींव की बात करें, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है। पहले भी हमने देखा कि निर्मित होने की नींव कोई रख के चला जा रहा है, बाद में उसका फाइनल निर्माण देख रहे हैं अगर हम लोग, कोई दूसरा शासक कर देता है आके, तो इसके अंदर इतना कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखते हैं, है ना। अगर आप इसके इतिहास के ऊपर जाओगे, अगर इसकी और हिस्ट्री की सर्च करोगे तो आपको दिखेगा वहां पे ये अकबर के द्वारा कहीं ना कहीं नींव रखी गई थी और बाद में इसको शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो मोती मस्जिद इसलिए जानी जाती है। हाँ, तो उसमें अकबर ऑप्शन दिया था। हाँ भी ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर इसका निर्माण पूर्ण रूप से देखोगे तो आगे चल के शाहजहां ही तो करा रहा है, तो शाहजहां के समय में इसका निर्माण दिख रहा है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर बात करूं कि इसकी नींव की बात करें, अभी हम अकबर के शासनकाल की बात कर रहे थे ना, अभी जाएंगे शाहजहां के काल में भी जाएंगे, वहां भी देख लेंगे कि वहां पे भी आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी हम अकबर के शासनकाल की बात कर रहे हैं, तो अगर नींव की बात करें तो मोती मस्जिद की नींव इसके समय में रख दी गई थी, है ना। निर्माण किसके समय में हुआ? तो शाहजहां है। आप लोग जो कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो, शाहजहां के समय काल में उसका निर्माण हुआ है, वो बात सही है। लाहौर के अंदर भी मोती मस्जिद है, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो भी निर्मित हुई है, ठीक है, मुगल काल में शाहजहां के द्वारा, ठीक। चारबाग स्टाइल के बाद में फतेहपुर सीकरी की तो पूरी सिटी कहीं ना कहीं अकबर के द्वारा बसाई गई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के मॉन्यूमेंट्स को डेवलप किया था, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी को बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर में पर्शियन और हिंदू स्टाइल का मिक्सचर है, ठीक है। अगर हम इसको ओवरऑल देखेंगे तो पर्शियन और हिंदू स्टाइल का एक मिक्सचर दिखाई देता है, जिसमें आप कई सारी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर्स की भी कुछ शैलियां दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ पर्शियन शैलियां भी ये सब दिखाई दे रही होंगी, ये सब पर्शियन शैलियां हैं। यहाँ पे ऊपर टेम्पल आर्किटेक्चर की कुछ शैलियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये कुछ शैलियां हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस समय में दिखती हैं।
तो कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी को एक ऐसा सिटी माना गया कि जिसने यहाँ पे दोनों तरीके के स्टाइल, चाहे वो हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो चाहे पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो, उन दोनों का निर्माण मर्ज फॉर्म में कराना शुरू किया था। ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी की सिटी को हम लोग इसलिए जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा इसका एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम लोग रेड सैंडस्टोन का उपयोग मानते हैं कि रेड सैंडस्टोन का प्रयोग इसके अंदर किया गया था। इसके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती थी कि मुगल आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे आप देखते हो ना कि हमने नागरा स्टाइल के टेम्पल्स देखे, नागरा स्टाइल के टेम्पल्स में क्या होता था कि सबसे पहले वो क्या बनाते थे, एक प्लेटफॉर्म बताते थे, जगती जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, और प्लेटफॉर्म से उस बिल्डिंग को पहुंचाने तक के लिए लंबी सी सीढ़ियां बनाते थे। ठीक है, मतलब ऐसे जमीन पे भी तो बनाया जा सकता था कोई बिल्डिंग को, लेकिन वो लोग उसके लिए करते थे पहले जगती बनाते थे और जगती के बाद में फिर सीढ़ियां देते थे कि अब सीढ़ियों से चढ़ के जाइए, है ना। ऐसा ही कुछ नागरा स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है कि उन्होंने भी क्या करा, प्लेटफॉर्म्स दिए और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मॉन्यूमेंट को क्रिएट किया और उसके बाद में सीढ़ी नुमा आकार का स्ट्रक्चर बना दिया उस मॉन्यूमेंट तक पहुंचने के लिए। तो नागरा स्टाइल से कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ऐसे आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके के होते थे। ऊपर के इलाके के अंदर अगर आप देखोगे मेहराब का एक बड़ा सा प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, और मेहराब के साथ साथ में हमें ऊपर के जो गुंबद नुमा आकार हैं बिल्डिंग्स पे, वो गुंबद नुमा आकार जरूर दिखते हैं, वरना ये सिंपल एक दरवाजा भी हो सकता था, दरवाजे के ऊपर भी गुंबदों का प्रयोग किया गया। तो गुंबदों का चलन मुगल आर्किटेक्चर के हर एक आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मुगल आर्किटेक्चर के कुछ एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात के अंदर बेसिकली गुजरात की विक्ट्री के दौरान भी एक बुलंद दरवाजा वहां पे क्रिएट किया गया विशाल तरीके से, जो बेसिकली जाना जाता है। ठीक है, गुजरात विक्ट्री के लिए बुलंद दरवाजे को हम लोग जानते हैं, तो वहां पे बुलंद दरवाजे को क्रिएट किया गया। इसको बेसिकली हमें यहाँ पे हिस्ट्री के तौर पर याद रखना। 1576 में कौन सी लड़ाई हुई थी भारत के अंदर? 1576 में कौन सी लड़ाई हुई भारत के अंदर? हल्दी घाटी की लड़ाई हुई है। हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान अकबर ने गुजरात विजय भी की है। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के दौरान निर्माण किसका करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें ध्यान रखिएगा। सलीम चिश्ती का टॉम हमें दिखाई देता है, अकबर के समय काल के अंदर बना हुआ 1581 में। व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया इसके अंदर। ठीक है, व्हाइट मार्बल का प्रयोग, मैंने बोला जनरली रेड सैंडस्टोन हर जगह प्रयोग किया जाता है, उसी को या ग्रे सैंडस्टोन बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं। ये एक ऐसा टॉम है जिसके अंदर व्हाइट मार्बल का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सामने आपको बड़ा सा जलाशय भी दिखाई देगा जिससे आप समझ सकते हो कि जलाशय के साथ में इधर उधर बगीचे भी थे कुछ, जिससे यहाँ की चारबाग शैली भी अकबर के आर्किटेक्चर में दिखती है। ठीक है, और सलीम चिश्ती की टॉम को बनवाया क्यों गया था वो आप जानते ही हैं, शेख सलीम चिश्ती के बारे में है ना। शेख सलीम चिश्ती जो कहीं ना कहीं अपने उनको रिलीजियस गुरु भी मानते थे और रिलीजियस गुरु मानने के तौर पर इन्होंने उनके टॉम को बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे और सूफी परंपरा है ना, सूफी परंपरा से रिलेशन इनका रहा। तो ये व्हाइट मार्बल से निर्मित इस तरीके की चीज थी सलीम चिश्ती। जाली वर्क का प्रयोग बहुत ज्यादा दिखाई देगा आपको इसके अंदर। इस तरीके की जालियां होती थी, इन जालियों को भी आकार दिया जाता था। ऐसा नहीं था जाली का कोई भी रूप बना दिया, कहीं आपको सर्कुलर दिखता हो कहीं ट्रायंगुलर दिखता हो, नहीं, इसका एक निर्मित रूप होता था। जाली नुमा आकार अगर बनाते थे तो आप इसका एक पेंटागोनल स्टाइल या हेक्सागोनल स्टाइल देखते हो कि उस स्टाइल में ही जालियों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, कहीं कहीं आप इसका सर्कुलर भी फॉर्म देखोगे, सर्कुलर फॉर्म में भी इसको बनाया जाता है। तो जालियों का निर्माण इसके अंदर बेसिकली किया जाता था। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है जिसको सलीम चिश्ती की टॉम पे जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं एबेस्कस स्टाइल। ठीक है, जो भी मुगल आर्किटेक्चर के अंदर स्टाइल एक तरीके का उभरा उसको एबेस्कस स्टाइल के फॉर्म में और जाना जाने लगा। एबेस्कस स्टाइल बेसिकली वो स्टाइल होता है जो अरब से भारत के अंदर एंटर किया। मुगल आर्किटेक्चर में इसका आपको बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग होता हुआ दिखाई देगा। एबेस्कस स्टाइल वो स्टाइल है कि आप दीवार के अंदर जितना भी कैलीग्राफिक वर्क देखोगे वो सारा का सारा कैलीग्राफिक वर्क अगर आपको दिखेगा उसके ऊपर कोई ना कोई चीज लिखी होती थी। हो सकता वो कलमा लिखा हो सकता कुरान की कोई आयत उठा के लिख दी हो, या हो सकता है किसी ना किसी तरीके का कोई उपदेश उसके ऊपर लिख दिया। तो ये चीजें हमेशा दीवार के ऊपर उकेरी जाती थी।
कैलीग्राफी वर्क इसके ऊपर किया जाता था। इसी को हम लोग एबेस्कस वर्क ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो जितना भी कैलीग्राफिक वर्क अगर आपको दीवारों के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा वो सारा का सारा एबेस्कस स्टाइल कहलाता है। ठीक है, आप जाओगे किसी भी टॉम पे विजिट करोगे, जाके टॉम के ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई कोई कब्र ऐसी दिखाई देगी आपको, उस कब्र के ऊपर एबेस्कस स्टाइल के बाहरी सतह के ऊपर आपको कुछ कुछ लिखा दिखाई देता है। तो वो एक एबेस्कस स्टाइल होता है जिसको बाहरी सतह पे ऐसे उकेर के लिखा जाता है। ऐसा लगता है प्लास्टर को काट काट के इसके शब्द बनाए गए हैं, है ना। तो ये बेसिकली ऐसा लगता है। तो इसी स्टाइल को मुगल शैली का स्टाइल कहते हैं, एबेस्कस स्टाइल याद रखिएगा। इसका मुगल वास्तुकला के अंदर काफी ज्यादा निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, पंचमहल, ठीक है, एक एग्जाम्पल है पंचमहल। पंचमहल बेसिकली 5 स्टोरी से मिलकर बनाया गया था। इसके अंदर आप देखते हो ना 5 मंजिला इमारत, और हर मंजिलों के ऊपर अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्चरल वर्क का कुछ ना कुछ ऐसा नमूना दिखाई देगा कि नीचे की पूरी बिल्डिंग का निर्माण जो किया गया वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो पिलर्स पे है ना, चारों तरफ से आपको सिर्फ पिलर्स दिखाई देंगे। उसके ऊपर फिर एक बिल्डिंग है, फिर पिलर्स के ऊपर है पूरी की पूरी बिल्डिंग, फिर एक बिल्डिंग पिलर्स पे, और सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग भी सिर्फ पिलर्स पे। आपको बाउंड्रीज नहीं दिख रही है कहीं, आपको कहीं मेहराब नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर इसको बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ किस पे बनाया गया, पिलर्स के ऊपर इसको बनाया गया। तो पिलर्स पे बनाया गया ये पूरी तरीके से एक मॉन्यूमेंट है जिसकी विशेषता के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचमहल एक खूबसूरत रेड मार्बल कहीं ना कहीं या रेड सैंडस्टोन से निर्मित एक बिल्डिंग है। कहां पे है पंचमहल? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 स्टोरीड है। ठीक है, कॉलम्स देखिए अलग से दिखाए गए हैं इसके, इस तरीके के कुछ कॉलम्स बनाए गए, तो इन कॉलम्स के ऊपर इस बिल्डिंग का निर्माण दिखता है हमें। ठीक है, तो कॉलम्स के ऊपर बिल्डिंग का निर्माण है, 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, कॉलम्स का प्रयोग इसके अंदर किया है। ठीक है, जोधाबाई पैलेस, ठीक है, या जिसको हम लोग मरियम जमानी पैलेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कल पूछा भी था यशपाल ने, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो जोधाबाई पैलेस बेसिकली जो निर्माण इसका किया गया था वो निर्मित होने का वर्ष या निर्माण होने का तरीका अकबर के समय काल का नहीं है। ठीक है, जोधाबाई का निर्माण या निर्मित होने का वर्ष जहांगीर के द्वारा किया गया। ठीक है, जहांगीर ने मरियम जमानी, या फिर हम इसको जोधाबाई पैलेस पॉपुलरली बोलते हैं, बट मैं कल आपको बता चुका हूँ हरकाबाई पैलेस से बेसिकली हरकाबाई के नाम से जाना जाता है। तो इस पैलेस का निर्माण जो कराया गया था, एक्चुअल में ये जो पैलेस था, ये पैलेस कहीं ना कहीं लोधी वंश के शासकों से रिलेटेड है। पहली चीज तो सिकंदर लोधी की यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक कह सकते हो सभागृह था ये। ठीक है, सिकंदर लोधी का क्या था, एक सभागृह था। देखिए जितने भी नए मॉन्यूमेंट्स बने, उन नए मॉन्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं पुराने शासकों के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर या तो निर्मित करा दिया गया या उनसे सटे हुए बिल्डिंग से निर्मित करा दिया गया। ऐसे ही ज्यादातर निर्माण होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिकंदर लोधी के समय की बने हुए बहुत बड़ा एक मीटिंग हॉल था। इस मीटिंग हॉल को आगे चल के जहांगीर ने कन्वर्ट कर दिया जोधाबाई के कहीं ना कहीं अवशेषों के तौर पर। ये पैलेस से ज्यादा उनका मकबरा है। अभी तभी हम इसको कहते हैं मरियम जमानी का टॉम, मकबरा बना हुआ है, बेसिकली उनकी कब्र है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसके अंदर जाओगे, एंटर वगैरह करोगे, तो आप इसके अंदर जाने के बाद देखोगे एक कब्र है, काफी एक बड़ा सा वो लगा हुआ गेट लगा लोहे का, उस पर ताला लगा रहता है, अंदर वो कब्र बनाई गई है, वो कब्र वहां पे बनी हुई दिखाई देगी। आपका बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में आता होगा ना, जोधाबाई तो हिंदू महिला हैं, उनकी कब्र वहां पे कैसे बन गई, किस तरीके से कब्र को बना दिया होगा, जीते जी क्या मरने के बाद में भी उन्होंने कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था, है ना, वो तो अपना धर्म फॉलो करते रहे, फिर उनकी कब्र कैसे बना दी गई। एक्चुअल में इनकी कब्र जो है इनके अवशेषों से ही बनाई गई है। ठीक है, जोधाबाई को पहले जलाया ही गया था। ठीक है, वहां पे जलाया गया था। जलाने के बाद में उससे जो अवशेष प्राप्त हुए थे, उन अवशेषों को ले जाके जहांगीर ने क्या करवाया था, यहाँ पे प्लेस्ड करवा दिया था। उन्हीं अवशेषों के ऊपर इस टॉम को बना दिया गया। ठीक है, तब से ये पॉपुलर हो गया जोधाबाई का महल, जोधाबाई का कहीं ना कहीं कह सकते हो आप ये मरियम ज़मानी का टॉम। ठीक है, तभी हम इसको टॉम के फॉर्म में जानते हैं। इसमें देखिए अच्छी चीज ये है कि चारबाग शैली का प्रयोग तो दिखता है, इसके अंदर भी है। अच्छी चीज जब आप इसके अंदर एंटर करते हो, ये वाला इलाका थोड़ा जूम नहीं कर सकता, फट जाएगी मैं। यहाँ पे ये देखोगे ये वाला जो इलाका है, जो बेसिकली ये बाउंड्री का इलाका होता है, इसके ऊपर फूल बने हुए हैं अलग अलग तरीके, कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। अगर आप इन फ्लावर्स को देखोगे तो फ्लावर्स का बेसिकली एक खिलता हुआ रूप होता है और एक डाउनवर्ड की तरफ रूप होता है। ऐसे तो होता है कि फूल खिल रहा है, ऊपर की तरफ दिखता है, और कभी कभी फूल नीचे की तरफ होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ जितने भी फूल इन्होंने बनाए हुए हैं वो सब डाउनवर्ड की तरफ दिखाए हुए हैं। ठीक है, नीचे गिरते हुए दिखाए गए। ठीक है, हाँ ब्रेकअप में जो फूल चलते हैं, ब्रेकअप में तो दिल चलते हैं, फूल कहाँ चलते हैं, कटे कटे वाले, तीर वाले फूल कहाँ चलते हैं।
पता नहीं कौन से फूलों को तुम देख रहे हो, फूल नहीं वहाँ फूल चलते हैं बेवकूफ, ठीक है हाँ वो वाले चलते हैं। तो इसके अंदर क्या दिखाएगा बेसिकली, जितनी भी आप ये देखोगे बॉन्डेज वगैरह देखोगे, उसके अंदर फ्लावर्स का जो प्रयोग किया गया है उस फ्लावर्स को डाउनवर्ड दिखाया गया है। डाउनवर्ड दिखाने का मतलब शोक व्यक्त करते हुए दिखाया गया। अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर मुगल आर्किटेक्चर में किसी भी तरीके की आप बिल्डिंग पर विजिट करेंगे, वहां मकबरे या टॉम के अंदर अगर आप विजिट करोगे तो फ्लावर्स की जितनी भी आपको वहां पे कलाकृति दिखाई देंगी वो डाउनवर्ड दिखाई देंगी। और डाउनवर्ड होने के नीचे का मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो वहां पे क्या कर रहे हैं, एक शोक व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त करते हुए उसको वहां पे दिखाया जा रहा है। तो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से यहाँ बनाई गई ये चीजें। इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि ये जो आपको ऊपर का इलाका दिख रहा है, इस ऊपर के इलाके के अंदर चलने का एक इलाका है, गैलरी टाइप की बनी हुई है प्रॉपर, ठीक है। और गैलरी बनी हुई है, नीचे जो टॉम्ब बनी है उनकी, मकबरा तो जमीन पे ही होगा, जमीन के जस्ट ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है उस फर्स्ट फ्लोर पे भी फिर एक टॉम्ब बनाया गया है, वो भी उन्हीं का टॉम्ब है। एक्चुअल में वो उसकी रेप्लिका बनाई गई है ऊपर के इलाके में, ठीक है। पहले देखो लोग क्या करते थे कि नीचे के इलाके के अंदर अगर कोई कब्र बना दी, टॉम्ब बना दी, और ऊपर अगर उसके ऊपर कोई एक बिल्डिंग और बना दी, तो लोग क्या करते थे उसमें से चलते हुए निकल जाते थे। नीचे कब्र है, उसके ऊपर से कहीं ना कहीं उसको अपमान माना जाता है कि वो पैर रखते हुए निकल गए, नीचे तो कब्र है, ऐसे करके। तो लोग क्या करते थे उसी की रेप्लिका के फॉर्म में उसी के ऊपर जस्ट एक और कब्र बना देते थे। तो वहां पे भी एक कब्र बनी हुई है। तो आप लोग कभी भी यहाँ विजिट करो जाके तो ऊपर वाली को छू छा के मत चले आना कहीं, है ना, यही वाली होगी, ठीक है। नीचे वाली है एक्चुअल में, ठीक है। तो नीचे वाली कब्र है वो एक्चुअल वाली कब्र है, उसको माना जाता है। फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर कब्र कैसे बन सकती है ना, कैसे गड्ढा करा जाएगा, कहाँ उसके अंदर दफनाओगे किसी को। तो बेसिकली जो होता है बेसिकली नीचे होता है। तो इसके अंदर रेप्लिका के फॉर्म में इस तरीके से बना हुआ है। और ऐसे मॉन्यूमेंट्स अगर आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे जिसमें एक फ्लोर नहीं कई फ्लोर पे ऐसे रेप्लिकास बनाई गई हैं। सबसे ग्राउंड फ्लोर पे कब्र, उसके ऊपर रेप्लिका, फिर उसके ऊपर रेप्लिका, फिर उसके ऊपर रेप्लिका, ऐसी कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। तो मरियम उज़ ज़मानी पहले से याद रखिएगा बेसिकली, इसलिए इंटीरियर्स। हाँ नहीं, देखो जोधा भाई और हरका भाई, मैंने वही बोला, जोधा भाई और हरका भाई एक ही नाम है। पहली चीज तो यहाँ पे जो पैलेस वैलेस दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी बात ध्यान रखिएगा, इसको दिमाग में डाल लीजिए कि ये हरका भाई की बात हो रही है अगर आप हिस्टोरिकली देखने का प्रयास करोगे। जोधा भाई नहीं, अगर आपको कहीं कहीं, ये वाली तो अकबर वाली है, ठीक है, ये वाली जो दिख रही है आपको ये अकबर वाली, ठीक है, इनके लिए ही महल बनवाया गया था, ठीक है, और इन्हीं का एक टॉम्ब बना हुआ है, तो ये अकबर वाली ही है। अगर आपको वहां कहीं पे भी जोधाबाई महल करके दिखाई दे, जोधाबाई पैलेस करके दिखाई दे, वो पैलेस बेसिकली अकबर की वाइफ के लिए बनवाया गया, ठीक है। एक्चुअल नाम उनका बहुत ज्यादा इतिहास में अलग अलग तरीके से लिख दिया गया। आप कभी भी जाके देखोगे राजा भारमल की पुत्री का नाम हरका बाई ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। राजा भारमल कौन, जिन्होंने अकबर से अपनी पुत्री का विवाह करवाया, ठीक है, और उनका नाम आपको हरका बाई हर जगह दिखाई देगा। जोधाबाई पता नहीं कैसे पॉपुलर हो गया। एक बार एकता कपूर से पूछा गया था, एकता कपूर जानते तुम लोग? जानते, उसको कैसे भूल जाओगे, वो वाले नाम तो सब याद ही आएंगे। एकता कपूर से पूछा गया, जोधा भाई आपने इतना पॉपुलर सीरियल बनाया है ना, जोधा अकबर करके, ठीक, तो आपको तो रियल मतलब पता है उसका कि वो तो हरका थी जिनके साथ विवाह हुआ था उनका, तो आपने जोधा अकबर नाम क्यों रखा? तो उसने भी ये बात बोली कि लोगों को पता यही है, उनको जानना यही है और वो जानते यही है। अगर मैं इसका नाम हरका अकबर रख देती तो फ्लॉप हो जाता मेरा सीरियल, है ना। वो जानते ही जोधा अकबर के नाम से, वो पॉपुलर ही जोधा अकबर के नाम से, तो कहीं ना कहीं वो चला आया है, शुरू से पॉपुलर हो गया तो उसी नाम से चलता है। अब ओरिजिनल अगर हिस्ट्री की किताबों के अंदर कहीं पे भी देखोगे आपको जोधा लिखा जरूर दिख सकता है, बट वो एक्चुअल में नाम हरका बाई वहां पे उन्होंने मेंशन जरूर किया होगा। अच्छी किसी भी किताब में पढ़ोगे तो वो मेंशन हरका बाई ही आपको ऑफिशियली करेंगे। ऐतिहासिक प्रमाण अगर आप देखोगे, अबू फजल से लेके फैजी तक तमाम लोग यहाँ पे हरका बाई लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका नाम हरका बाई ही नाम से जाना जाता है। ये देखिए इंटीरियर्स, इतने खूबसूरत तरीके से इंटीरियर्स बने होते थे इसके। इंटीरियर्स को जब बनाया जाता था तो मैंने आपको बताया भी था, पेट्रा डोरा आर्ट का प्रयोग किया जाता था, जो आर्ट वगैरह उस समय की बनाई जाती थी, उस आर्ट का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता था, है ना। और इसके अंदर मोतियां लगाए जाने लगे, अब कुछ मोती लगते थे, अब मोतियों से सजाया जाने लगा और खूबसूरत इसको बनाया जाने लगा। तो जब भी आप इसके अंदर जाओगे तो कभी कभी अंधेरे के अंदर भी आपको रोशनी दिखाई देती है, और वो चमत्कार कहीं ना कहीं मोतियों का होता है। कितना भी अंधेरा होगा, पैलेस के अंदर एंटर करोगे तो सब चमकता हुआ एकदम दिखाई देता है, और वो मोतियों की वजह से दिखाई देता है। ये आर्ट एक्चुअल में मुगल आर्ट नहीं है, ये आर्ट राजपूती आर्ट है।
राजपूताना आर्ट के अंदर ये मोती वोती या फिर इस तरीके के पल्स वगैरह को यूज किया जाता था। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो भी मोती वगैरह यूज किए जा रहे हैं, जो भी चीजें यूज की जा रही हैं, इनका असर किससे दिखाई देता है? हमें राजपूती शैली से दिखाई देता है। तो अब इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको कहीं देना हो तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो जोधाबाई पैलेस के नाम से, ठीक है, या मरियम ज़मानी नाम के टॉम के नाम से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते। ये उसके इंटीरियर्स हैं, इस तरीके से इसको प्लेस किया गया था। और इसके अंदर बेसिकली जो मैंने बताया आपको, कुछ ये जो मोती वोती वगैरह जो सब लगाए गए थे, इसमें राजपूती शैली का प्रयोग दिखाए। आप राजपूती शैली के अंदर अभी भी जाके देखोगे, अगर राजपूती शैली का देखोगे तो राजपूती शैली के अंदर शैलियां कुछ इसी तरीके की दिखाई देती है। उस पर आर्ट फॉर्म्स ज्यादा बने होते हैं, उसमें वो लोग ज्यादा मूर्तियों के ऊपर फोकस नहीं करते, ज्यादा किसी पिक्चर के ऊपर फोकस नहीं करते, किसके ऊपर फोकस करते हैं? आर्ट फॉर्म पे करते हैं, पेंटिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो वो एक तरीके से राजपूती शैली। अभी जब हम लोग पेंटिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को अलग अलग तरीके से ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो ये सब चीजें वहां पे आती हैं, ठीक है। इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना जिसके अंदर अभी हम लोग बात कर रहे थे, रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस, उसके लिए बनाया गया था इबादत खाना। इबादत खाना कुछ ऐसा आकार का बनाया गया था, इसके अंदर मीटिंग हॉल था प्रॉपर तरीके से, और इस मीटिंग हॉल के अंदर सभी लोग आके, शासक वर्ग से लेकर रिलीजियस वर्ग के भी लोग आके बैठते थे और बड़ा डिबेट होती थी। इसको बेसिकली बनाया गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी समुदाय के लोग हैं, सब एक साथ बैठे और अपने अपने मतभेद मुद्दे सुलझा लें, और सब पूरी पब्लिक जितनी है उस पब्लिक को एक ट्रैक के ऊपर ले आए और सबसे बोले कि अब सब लोग इसी को फॉलो करें, ठीक है। तो ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कह सकते हो कि रिलीजियस गुरुज को लेके आए, हर धर्म के लेके आए। रिलीजियस गुरुज ही इसमें आपस में लड़ गए, जनता तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वही आपस में एक दूसरे से लड़ गए यहाँ पे। और उसके बाद में क्या हुआ, इबादत खाना बाद में फ्लॉप हुआ, ज्यादा समय नहीं चल पाया, 2 से 4 साल का समय काल है इसका, और इसी समय काल में ये समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन बट मॉन्यूमेंट के तौर पर इसको बनाया गया था, वो आप देख सकते हो, रेड सैंडस्टोन का अगेन फिर प्रयोग इसके अंदर किया जाता था। अकबर इसके अंदर वो बन के बैठते थे कि अगर किसी भी तरीके का कोई मतभेद आया कि तुमने ये बोल दिया, तुमने वो बोल दिया, तो मैं जो बोलूंगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो अकबर इसके अंदर मुखिया बन के बैठते थे प्रॉपर तरीके से कि अगर कोई हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु के बीच में किसी तरीके की डिबेट चल रही है, उसके ऊपर अगर एक फैसला नहीं आ पा रहा है तो वो फैसला फाइनल कौन देते थे? अकबर देते थे, ठीक है। अब अकबर जिस फैसले को देते थे वो फैसला अकबर खुद स्वीकार नहीं कर पाते थे, तो दूसरे क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे, बहुत सारे उलझने पैदा हुई, जिसकी वजह से इबादत खाना नहीं चला। तब इन्होंने फिर दीन इलाही की शुरुआत करी। इन्होंने बोला कि सब धर्मों को साथ में लेके आने की जरूरत है। और दीन इलाही में कितने लोगों ने धर्म स्वीकार किया था? वो एक तो बीरबल था, टोटल कितने लोग थे? एक ही बस, एक थोड़ी बताया, एक तो मैंने बस बीरबल का नाम बताया, एक मात्र हिंदू बीरबल था, ये बताया था मैंने। टोटल हाँ 13 लोग थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे रीजन को एक्सेप्ट किया था पूरे भारत में उस समय, ठीक है। 25 कोड, ठीक है, अकबर के द्वारा बनाया गया। इस कोड को बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे वो समय रहना बन सके, है ना, चेस खेलते थे बैठ के, ठीक है। तो समय रहना जानते हो तुम लोग, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? आज के समय में समय रहना का नाम नहीं सुना तुम लोग? समय रहना का नाम नहीं सुना तुम लोग ने? नहीं सुना? कैसे बच्चे तुम लोग, इंटरनेट मीडिया नहीं चलाते क्या? समय रहना नहीं सुने? हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ नाम है, चेहरा है, और कहीं ना कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। और एक तो कश्मीर से है, ठीक है, तो कश्मीरी कहीं ना कहीं मुद्दे से रिलेटेड वहां से निकला, कई सारी वहां पे पीड़ाएं झेल के निकला और एकदम निकला, ऐसा पॉपुलर हुआ भारत के अंदर। तो शायद सबसे बड़ा कॉमेडियन जानते हैं भारत के अंदर अगर आप उसे यूट्यूब के फॉर्म में, तो उसको देखें, इंडियाज गॉट लेटेंट करके एक शो चलता है ना, उसका वो पूरी तरीके से लीड करता है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है काफी ज्यादा, ठीक है, इसलिए तुम लोग अच्छे बच्चे, तुम लोग ने नहीं देखा होगा, ठीक है, तभी बेसिकली तुम लोग इन सबसे दूर है ना। लेकिन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अब जाके देखने मन लगना तुम लोग, है ना, मैंने बस बता दिया। चेस चैंपियन है एक्चुअल में, वो चेस चैंपियन भी है भारत के अंदर। अभी बेसिकली एक प्रतियोगिता के अंदर भारत का सबसे बड़ा चेस चैंपियन के तौर पर, इंटीरियर तौर पर वो जाना जाता था। कृष्णमूर्ति को तो आप लोग जानते हैं, उनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो इंटरनेशनल एक तरीके से। हाँ कुछ कह रहे? ना वो क्या नहीं, ठीक है, वो तो भाई इंटरनेशनल आदमी है, व्यक्ति का वो नाम एक अलग है, ठीक है। मैं वो तो एक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन और डिसेंट ऑनर्ड नाम है,
और मैं जस्ट इसका रिवर्स बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना, एकदम इससे अलग है पूरा तरीके से। बस वो ये इंटीरियर चेस चैंपियन के तौर पर है। हाँ, इंटरनेट पर वायरल फेस है, तभी मैंने याद दिला दिया। तो बेसिकली चेस के लिए पॉपुलर है वो भारत के अंदर, इसी से पॉपुलर भी हुआ था। तो 25 कोड करके चेस खेलने के लिए अकबर ने अपना एक कोड बनवाया था, और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इंटीरियर गेम्स में चेस ही खेला जाता था। तो चेस के लिए पूरा का पूरा, तो सोचिए एक महल बन गया उसके लिए, जहाँ पे अकबर बैठ के चेस खेलेगा। अरे घर में खेल लेते अपने, ठीक है, कहाँ तुम इतना वाली महल क्रिएट करवा दिया उसके लिए, सिर्फ चेस खेलने के लिए जा रहा। तो ये है कुछ मुगलों की बेवकूफियां, जिसकी वजह से भारत का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बंटाधार होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई विजिट भी करने जाए तो क्या देखेगा, अकबर यहाँ बैठ के चेस खेलता था, ठीक है, बस क्या ही है इसके अंदर, कोई ऐसा इमेज थोड़ी है। तो यहाँ पे कोई आपको बहुत बढ़िया इतिहास दे देगा, हिरन मीनार, ठीक है, हिरन मीनार, और यहाँ पे एक हाथी बना हुआ है, कुछ रिलेट कर पा? हाथी का नाम हिरन होगा, हाथी का नाम हिरन होगा, पता है, हिरन महल। हाँ, एक्चुअल में बिल्कुल सही बोला उसने, हाथी का नाम ही हिरन था, ठीक है। अब इनका हाथी मर गया, मरने के बाद में उसकी याद में इन्होंने हिरन महल बनवा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हिरन महल बनवाया गया था, उनका जो सबसे फेवरेट हाथी था उसके मरने के बाद में इन्होंने हिरन महल क्रिएट करवा दिया था। इतना अच्छा महल, हर कोई हिरन बनना चाहे, ठीक है, तो ऐसा महल बनवा दिया गया उस समय में। तो हिरन महल बेसिकली उसका हाथी था, उसकी याद में इन्होंने एक महल का क्रिएशन किया था। हिरन महल के अंदर एक अच्छी चीज या कहीं ना कहीं ऐसी चीज यहाँ पे दिखाई दी गई है कि जो जलाशय का प्रयोग किया गया वो कहीं ना कहीं मेहराबों के सटे हुए प्रयोग से दिखाई देता है। ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा कि मेहराबों को कनेक्ट कर दिया गया जलाशय के साथ में। एक्चुअल में ज्यादातर आपने देखा होगा कि पहले सीढ़ियां होती थी, प्लेटफॉर्म होता था, उनके साथ में जलाशय को कनेक्ट किया जाता था। यहाँ सीधा मेहराब जलाशय के साथ में कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक ओपन पैलेस के तौर पर यह दिखाई देता है, चारों तरफ पानी पानी तरीके का दिखाई देगा आपको, इस तरीके का है हिरन महल करके, ठीक है। तो ये हाँ, कोई नहीं रहता, कौन रहेगा इसमें? हाँ, तो गेट पीछे से भी तो हो सकता है, इधर ही तो पानी हो सकता है, एक पीछे से भी तो दरवाजा हो सकता है। उड़ के थोड़ी आता हूँ एक बार इसके अंदर, कहीं ना कहीं से तो रास्ता होगा जहाँ से आता हूँ। कैसी कैसी बातें करते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हिरन महल को बनवाया गया था, इस एलिफेंट या कहीं ना कहीं हाथी के याद में इन्होंने इसको बनवाया था। और एक्चुअल में बोला जाए कि सबसे ज्यादा वॉर्स में अगर किसी ने उसको सहायता की थी तो ये एलिफेंट ने ही की थी, इस वजह से इनका बहुत फेवरेट एलिफेंट था, तो इस वजह से ये इसको कहते थे, है ना। जहांगीर का समय बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर का नहीं, हम लोग इनको पेंटिंग्स के लिए जानते हैं, है ना, बट उसके बावजूद भी जहांगीर के समय काल के अंदर कुछ मॉन्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें बनी, उनके बारे में आर्किटेक्चर के तौर पर हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे अकबर का टॉम सिकंदरा के अंदर जो बना हुआ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा ही बनवाया गया था। तो जहांगीर ने इसको बनवाया था। अब यहाँ पे आप जो मेहराब देखोगे वो इसका स्ट्रक्चर अलग दिखता है एकदम से, ठीक है। मेहराबों के अंदर आर्च या फिर ऐसे तरीके के ट्राइकोनल या फिर कोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा अब प्रॉपर तरीके से आप देखोगे तो कई तरीके के यहाँ पे शेप्स, डिजाइन्स दिखाई देने लगे। तो अब मेहराबों का थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देखोगे कि चेंज हो गया था उस तरीके से। उसके बाद गुंबदों का प्रयोग, मीनारों का प्रयोग, ये सब चीजें इसको दिखाते हैं। अकबर की टॉम कहीं ना कहीं उस समय की सबसे ज्यादा विशाल टॉम के तौर पर इसे जाना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन बिल्डिंगों में से कोई है तो वो अकबर की टॉम है। अगर शायद ताजमहल भारत में ना होता तो ये होती भारत के अंदर सबसे प्रचलित कहीं ना कहीं बिल्डिंग भारत के अंदर, ठीक है। तो वो तो ताजमहल का क्रिएशन हुआ, जिसके बाद में इसका पूरा का पूरा एरिया जो था लोगों ने ताजमहल की तरफ शिफ्ट कर दिया अपना, जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद में लाहौर के अंदर और भी गार्डन्स बनाए गए, जैसे शालीमार बाग कश्मीर के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। शालीमार बाग कश्मीर के अंदर बनाया गया। उसके अंदर अच्छी चीज ये थी कि जलाशयों में अब फाउंटेन्स का प्रयोग किया जाने लगा था, फाउंटेन्स लगाए जाने लगे थे, फव्वारे वगैरह जो आप देखते हैं, तो फाउंटेन्स वगैरह का प्रयोग होता था और पूरी तरीके से इसको क्रिएट करा जाता था चारबाग शैली के लिए अंतर्गत, और इसमें फाउंटेन्स का प्रयोग किया जाता था। क्या सफाई नहीं होती थी, मक्खियां आगे चिपक गई, ठीक है। तो बेसिकली लाहौर के अंदर और यहाँ पे भेद देखा कश्मीर के अंदर, यहाँ पे शालीमार बाग का प्रयोग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जहांगीर के समय की एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब जहांगीर के समय की एक और मोती मस्जिद है, ठीक है, ये भी आपको लाहौर में दिखाई दे रही है, मोती मस्जिद ऑफ जहांगीर।
यहाँ पे वही जामा मस्जिद, मोती मस्जिद भारत के अंदर अनगिनत तौर पर निर्मित हुई है। ठीक है, अब आप इसके सबके नाम नहीं याद रख सकते कि कितनी मोती मस्जिदें हैं, कितनी जामा मस्जिदें हैं, सबके नाम नहीं याद रख सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट कुछ मस्जिदें या फिर कहीं ना कहीं ऐसे निर्माण हुए उनको याद रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो लाहौर में मोती मस्जिद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बस इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर दोनों मार्बल्स का प्रयोग दिखता है आपको। ठीक है, एक तो रेड सैंडस्टोन भी दिखता है और कहीं कहीं आपको व्हाइट मार्बल्स भी दिखाई देंगे। तो ये निर्मित कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोनों प्रयोगों के पत्थरों से निर्मित हुई एक वास्तुकला का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में नूरजहां क्यों पॉपुलर है? नूरजहां इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इन्होंने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला कौन है? वो नूरजहां के फादर है। ठीक है, और नूरजहां को तो आप जानते ही जानते कौन है, जहांगीर की वाइफ है। ठीक है, तो जहांगीर के ससुर जी का मकबरा है ये। कौन सा मकबरा? एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा है कहाँ कहाँ बनवाया गया था इसको? लाहौर में। पता किसी को? एतमादुद्दौला है कौन, उनके बारे में कुछ जानते हो थोड़ा बहुत भी? एक तो जान लिया कि हाँ नूरजहां के कहीं ना कहीं फादर का नाम एतमादुद्दौला, जहांगीर के ससुर। अच्छा, दूसरा भाई ये और कोई लॉजिक लगा दो, और कोई लॉजिक लगा दो कुछ और भी ना। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां के दादाजी, नाना जी होंगे हैं, नाना जी होंगे। फिर और लगाओ कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और लगता है। यही सब याद करो, इससे कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। रिश्तेदारी निकालना बैठिए। बताइए, ये बेसिकली मैंने बताया ना दोनों तरीके के मार्बल्स का प्रयोग किया गया है जहांगीर के द्वारा इस समय में। कहाँ पे है एतमादुद्दौला का मकबरा? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बिल्कुल एकदम औरंगाबाद के अंदर है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पे मार्बल का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस तरीके के महाराष्ट्र के अंदर भी आपको स्कल्पचर्स दिखाई देंगे। एतमादुद्दौला के बारे में बता दूं मैं, ये मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं जहांगीर के शासनकाल के अंदर, जिनको औरंगाबाद का गवर्नर बनाया गया था, या उस वहां के गवर्नर थे। तो इसी इलाके के अंदर इनके कब्र को बनाया गया था, जो एक मकबरे के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, अब इसी को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। तो स्वर्ण युग बोला जाता है भारतीय वास्तुकला का इनके समय में। मुगल वास्तुकला भी सबसे ज्यादा चरम पे इन्हीं के समय देखी गई। तो शाहजहां के समय काल के अंदर निर्माण जिस तरीके के मुगल आर्किटेक्चर के हुए, वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर की सबसे टॉप पोजीशन, या हम कह सकते हैं अपनी जिनीत पे, अपने चरम पे सबसे ज्यादा पहुंचा इस समय में आर्किटेक्चर। ठीक है, ये समय काल 28 से 58 तक का है, जिस समय शाहजहां के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए भारत के अंदर अनगिनत तौर पर यात्री आते थे, और इसका ज्यादातर जो रेवेन्यू था वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में बर्बाद भी हो गया, और इसी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट से आज के समय में बहुत सारे लोग रेवेन्यू प्राप्त भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो फिलहाल अपना खजाने खाली कर दिए, बट आगे आने वाले समय में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले ताजमहल। ठीक है, ताजमहल, ठीक है, एक अच्छा स्ट्रक्चर भारत के अंदर इसलिए जाना जाता है क्योंकि एक तो इसकी फॉर्मेशन कुछ बहुत अलग तरीके से की गई है। प्रॉपर व्हाइट मार्बल्स का प्रयोग इसके अंदर, सफेद संगमरमर आपको प्रॉपर दिखाई देगा। सफेद संगमरमर बहुत कीमती पत्थर के तौर पर जाना जाता है। इस पत्थर का प्रयोग पूरे बिल्डिंग में करने का मतलब है, उस समय लगभग ताजमहल को बनवाने में 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगा था। ठीक है, मजदूरों को कितना दिया होगा, उन सबको कितना दिया होगा, इसके बारे में कैलकुलेशन अभी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली 7 से 8 करोड़ तो सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन में उस समय में लग गया था। तो इस तरीके का एक प्रॉपर तरीके का एक ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल को आप लोग सब जानते हैं क्यों बनवाया गया था, है ना, मुमताज महल। ठीक है, जिनको बेसिकली सबसे फेवरेट वाइफ बोला जाता था शाहजहां की, है ना, फेवरेट इसलिए बोल रहे हैं, इसके अलावा भी उनकी 2 और पत्नियां थी। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल के बारे में इसको इतना ज्यादा भारत की 7 वंडर्स में काउंट किया जाता है, इस सब चीजों को जाना जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे की जिम्मेदार महिला यही है। ठीक है, अर्जुमन बानो बेगम, इन्हीं को हम लोग मुमताज महल कह रहे हैं। ठीक है, टाइटल मुमताज महल है इनका, लेकिन इनको अर्जुमन बानो बेगम के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। ताजमहल के अंदर मुगल आर्किटेक्चर के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी जिसका प्रमाण अभी तक शायद बहुत कम देखने को मिला। जैसे हम लोग अभी चारबाग स्टाइल की बात कर ही रहे थे, वो हर जगह देखने को मिलता है। जालीनुमा आकार की बात कर रहे हैं, वो भी देखने को मिलता है ना। राजपूती स्टाइल का भी प्रयोग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल गया, वो भी एक आध बिल्डिंग्स में, मॉन्यूमेंट्स में दिखाई देता है। ठीक है। ताजमहल के क्रिएशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं कि वो क्रिएशन के दौरान व्हाइट मार्बल से उन्होंने टाइल्स बनवाए हैं। टाइल्स का प्रयोग जो बेसिकली होता था वो किसी ना किसी स्टोन से होता था, किसी बहुत सस्ते मटेरियल से भी हो सकता था। बट अगर उन्होंने टाइलों का भी प्रयोग करवाया, अगर दीवारों पर चढ़ाने के लिए टाइलें भी लगाई गई हैं, उन टाइलों को कोई नॉर्मल टाइलें नहीं, उसके ऊपर भी कैलीग्राफी की गई है और उनको कैलीग्राफिक स्ट्रक्चर के तौर पर व्हाइट मार्बल से बना के सारी दीवारों पर लगाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव रहा होगा उस तरीके की चीजों को बनाना और ऐसा करवाना। तो ताजमहल के अंदर कुछ ऐसी चीजें कहीं ना कहीं भारत के अंदर ऐसी सब चीजों को खींचती है कहीं ना कहीं, इसलिए इसको 7 वंडर्स में काउंट किया जाता है। अगर आप देखो कि इसमें मीनारों का जो प्रयोग किया गया प्रॉपर तरीके से, मीनार वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं। अभी आप रिसेंट देखोगे तो 26, 27, 28 तारीख में ताजमहल ओपन हुआ भी था फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। ठीक है, सबके लिए ताजमहल को फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? कोर्स के तौर पर जाना जाता है। किसके? शाहजहां के बेसिकली उर्स के तौर पर इसको ओपनली, उर्स का मतलब होता है बेसिकली जब किसी की डेथ होती है, तो डेथ एनिवर्सरी बेसिकली होती है। उस डेथ एनिवर्सरी के तौर पर इसको ओपन कर दिया जाता है हर साल 3 दिन के लिए। और 3 दिन 26, 27, 28 तारीख इस बार थे और इन 3 दिन को इन्होंने प्रॉपर तरीके से सबके लिए ओपन कर दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई खर्चा नहीं इसका, सब आए फ्री में विजिट करके जा सकते हैं। उस समय में अंदर जो है बेसिकली वो आपको कब्रें भी खुली दिखेंगी बेसिकली, वरना हमेशा बंद रहती, कब्र वगैरह नहीं खुलती है। तो यहाँ पे आपको कब्र भी खुली दिखेगी, कब्र पे लोग विजिट भी करते हैं, जा भी सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे दिखाई देंगी, अन्यथा ऐसी चीजें हमें नहीं दिखती। तो ये बेसिकली इसको बनवाया गया था और इसको बाद में एक मॉस्क का रूप दिया गया और फिर बाद में इसको एक कह सकते हैं टॉम का भी स्ट्रक्चर दिया गया था। तो ये ताजमहल सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल मॉन्यूमेंट बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर एक मॉस्क भी बड़ी दिखाई देगी आपको, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे आज के समय में भी नमाज वगैरह होती है बहुत स्पेशल ओकेजन पे, जैसे ईद का समय हो गया या फिर कभी अलविदा का समय हो गया, ऐसे समय पे यहाँ पे अभी भी मस्जिद का प्रयोग किया जाता है। मकबरे बने हुए हैं, मकबरे के तौर पर लोग विजिट भी करते हैं वहां पे जाके, जो रिलीजियस आस्था रखते हैं इस तरीके की वो वहां पे जाके अभी भी विजिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन के तौर पर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, कई तरीके की चीजें दिखाई देंगी। जालीनुमा आकार बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर प्रयोग किया गया था। जब आप ताजमहल के अंदर बाउंड्री में एंटर करोगे तो हर तरफ आपको चारों तरफ जालियां दिखाई देंगी, जिससे बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दिखाई देता। जब ये क्या हुआ था, ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो ताजमहल आगरा के जिस इलाके के अंदर निर्मित हुआ था उसी इलाके में औरंगजेब ने एक जेल बनवाया था, है ना, और उस जेल के अंदर शाहजहां को कैद करा था। ठीक है, वहीं पास में, और उतनी ही खिड़की थोड़ी सी काट के छोड़ दी थी और बोले जिंदगी भर देखते रहो ताजमहल यहाँ से जब तक जिंदा। ठीक है, क्योंकि ये तुमने जो गलतियां की हैं वो इसको गलती मानता था। किसकी? शाहजहां की। औरंगजेब ने शाहजहां को कैदी इसीलिए किया था। वन ऑफ द मेन रीजन वाज ताजमहल। ताजमहल सबसे बड़ा कारण उसके पीछे इसलिए माना जाता था क्योंकि ऐसा माना गया कि जनता के ऊपर पैसा खर्च करने, उस रेवेन्यू को खर्च करने की जगह इसने सारा का सारा काम उड़ा दिया, इस महल को बनवाने में उड़वा दिया। ठीक है, और जिसको बनवाने के पीछे का लॉजिक कितना बेकार है, मुमताज महल की याद में बनवाया। ठीक है, तो इतना लॉजिक उनको कहीं ना कहीं बेकार लगा, तो उन्होंने क्या करा, इसी वजह से शाहजहां को कैद करके डाल दिया कैद खाने में और बोले अपनी गलती रियलाइज करते रहो और देखते रहो तुमने जो ताजमहल बनवाया था इसी चक्कर में तुम्हें कैद किया गया। तो इस वजह से ताजमहल का परिणाम भी भुगतना पड़ा था शाहजहां को आगे चल के। बट एक आज के समय में ऐसी चीज है, शायद भारत के आर्किटेक्चरल में अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ल्ड हेरिटेज में पूरी दुनिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अगर रिवेन्यू देता है, उन रिवेन्यू देने की टॉप 5 लिस्ट का एक मॉन्यूमेंट है। ठीक है, तो पूरी दुनिया के अंदर टॉप 5 मॉन्यूमेंट्स में काउंट होता है जो रिवेन्यूज देने में सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा रिवेन्यू कौन सा प्लेस देता है दुनिया भर में? एफिल टावर। एफिल टावर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना? बुर्ज खलीफा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उन्हीं टॉप 5 की लिस्ट में ये भी आता है, ताजमहल भी आता है रेवेन्यू देने। जितने भी लोग भारत के अंदर विजिट करते हैं, बाहर के लोग खास करके आउट ऑफ इंडिया, वो सारे लोग कहीं जाए ना जाए ताजमहल जरूर जाते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली ये रेवेन्यू का, भारत के भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। इस वजह से ताजमहल हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। कैलीग्राफिक और पेटाडोरा वर्क्स वगैरह सब बता चुका हूँ, उसके अंदर अनगिनत तरीके से प्रयोग किया गया है, वो सब चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं, ठीक है। फोर्साइटनिक टेक्निक ये थोड़ी सी यहाँ पे अलग है, इसको बस थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसको बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि फोर्साइटनिक टेक्निक के अंदर अब आर्ट फॉर्म को, जैसे हम लोग एबेस्कस देखते थे, ये कुछ उसी तरीके की है, बस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा आपको, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। एक्चुअल में इसको क्या करा जाता था, इसमें कुछ एनिमल्स भी हो सकते थे, ठीक है, इसमें कुछ एनिमल्स के भी फ्रेम हो सकते थे, कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है किसी बर्ड, पक्षी के भी फ्रेम हो सकते थे, और हो सकता फ्लावर्स को, इन सब को मिला के ऐसी तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था, एनिमल्स भी दिखते हैं हमें, बर्ड्स भी दिखते हैं, पशु पक्षी भी दिखाई देते हैं, और फ्लावर्स, प्लांट्स भी दिखाई देते हैं। वरना मैं अभी आपको बता रहा था, जीवित कोई भी वस्तु आर्ट एंड कल्चर में या फिर आर्किटेक्चर में मुगलों के दिखाई नहीं देती है, बट आप ताजमहल में ये चीज देखोगे, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे हमें क्या कहलाती है, फोर्साइटनिक टेक्निक के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ताजमहल के अंदर का ये जो फ्रंट का इलाका है, जिसके अंदर आपको जलाशय दिखाई देता है प्रॉपर तरीके से, इसमें जो फाउंटेन्स का प्रयोग किया गया है वो भी अपने आप में एक मार्वेलस प्रयोग है, क्योंकि पूरी की पूरी ताजमहल की छाया आपको इसके अंदर एक छोटे से फाउंटेन में दिखाई दे रही थी, है ना। तो इस तरीके से इसका जो मैंने बताया था ना, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मुगलों ने यूज करना भारत में शुरू कर दिया था, है ना। तो ये वही विधि से कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर करते थे, जिसके थ्रू इतना बड़ा मॉन्यूमेंट एक छोटे से एरिया में भी आपको दिख सकता है, ठीक है। आज के समय में बहुत सारे लोग जाते हैं ना, फोन से फोटो खींचते हैं ताजमहल की मुंडी पकड़ के, देखा देखो। तो वो आज के समय में एक कैमरा है हमारे पास में, उस कैमरा नुमा स्ट्रक्चर में हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास में। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने बड़े स्ट्रक्चर को एक छोटी सी जगह में कैसे दिखाया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या करा था, फाउंटेन्स का जलाशय बना दिया, और उस जलाशय में इतनी बड़ी जगह को छोटी सी जगह में दिखाते हुए दिखता है, ठीक है। तो वो बेसिकली इस तरीके के आर्किटेक्चर को यहाँ पे यूज किया है। जालीवर्क मैंने बताया हर जगह आपको चारों तरफ यहाँ पे जालीवर्क दिखाई देगा, इसके अंदर इस तरीके के जालीवर्क का प्रयोग। ये देखिए आपको वहां पे मैंने जैसे बोला, जीव जंतुओं के अलावा कुछ ऐसी भी पिक्चर्स या फिर पेंटिंग्स दिखाई देंगी, जिसके अंदर राजा महाराजा या फिर कहीं ना कहीं उनके सेवक के तौर पर भी कुछ चीजें आपको ऐसी पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई देती हैं। अभी तक हमने बोला था ना कि किसी भी तरीके की मूर्ति, स्ट्रक्चर, जीव का हो, किसी का भी हो, वो दिखाई नहीं देता था। यहाँ पे अब कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देने लगी, पीछे जैसे एनिमल्स भी दिखते थे, बर्ड्स भी दिखते थे, और अब ऐसी चीजें भी कुछ दिखाई देने लगी। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद में शाहजहां के द्वारा सिर्फ ताजमहल ही नहीं और भी चीजें बनवाई गई, ठीक है। उसके अंदर हम लोग बात करें तो शाहजहां ने रेड फोर्ट भी बनवाया, ठीक है। लाल किला की बात करते हैं हम लोग, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर, ठीक है। टोटली रेड सैंडस्टोन प्रॉपर तरीके से यूज किया गया, इसको लाल किला ही नाम दे दिया गया। इतना इसमें रेड मार्बल यूज किया गया कि इसकी एक अलग विशेषता के तौर पर जाना। गार्डन्स भी बहुत सारे, जैसे शालीमार बाग लाहौर के अंदर है, और शाहजहानाबाद की पूरी सिटी और उसके अंदर बहुत सारे बाग्स का क्रिएशन इसके द्वारा किया गया, शाहजहां के भी द्वारा यहाँ पे किया गया। तो ये सारी के सारे जो मॉन्यूमेंट्स शाहजहां के समय में बनाए गए, इनकी लिमिट नहीं है, और ऐसे बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। शाहजहां के द्वारा हम लोग बात करते हैं जामा मस्जिद की, जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है आपकी, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद का क्रिएशन, जिसकी रेप्लिका अगर आप कहीं देखोगे तो वो भारत के एक और इलाके में दिखाई देती है, जो इलाका है पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत के अंदर आपको इसी की रेप्लिका दिखाई देगी प्रॉपर। जैसा स्ट्रक्चर जामा मस्जिद का वहां बना हुआ है दिल्ली के अंदर, वैसा स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने का प्रयास किया गया, और पीलीभीत की जामा मस्जिद में इसी तरीके की चीजें की, ठीक है। रेड फोर्ट है, शालीमार बाग है, शाहजहांबाद है, ठीक है। इस तरीके की तमाम चीजें इसके द्वारा बिल्ड की गई। तभी हम लोग शाहजहां के काल को बोलते हैं कि आर्किटेक्चर का स्वर्णयुग, क्योंकि इतने मॉन्यूमेंट्स इस समय में डेवलप हुए कि इसने अपने समय काल के अंदर, मतलब हर साल में कोई ना कोई मॉन्यूमेंट किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर वर्क जरूर किया, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स के तौर पर हम लोग इसको जानते हैं, पीकॉक थ्रोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ताजमहल के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इस समय में, वो पीकॉक थ्रोन है। पीकॉक थ्रोन के बारे में आप जानते हैं? पीकॉक थ्रोन बेसिकली क्या था, इसको बेसिकली ऐसा सिंहासन बनाया गया एक, जो शाहजहां के बैठने के लिए होता था,
ठीक है। अभी तक सिर्फ दरबार होते थे, आता था राजा और दरबार के अंदर अपना बैठ के फैसला सुना के चला जाता था। नॉर्मल सा एक दरबार, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना के राजा ऊपर बैठा हुआ, बाकी जनता सब नीचे साइड साइड से बैठी, पिक्चरों में देखा होगा आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया गया, एक पीकॉक थ्रोन बनाया गया। पीकॉक थ्रोन के अंदर बेसिकली हीरे जुड़े हुए थे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, हीरे जड़े थे प्रॉपर तरीके से। उस थ्रोन को बनाया गया से एक सिंहासन को, हाँ बेसिकली अगर भी अभी हम लोग बात करेंगे, पीकॉक थ्रोन के पास बाद में ही इन्होंने एक मुकुट भी लगाया था और उस मुकुट के ऊपर इन्होंने क्या करा था, कोहिनूर के हीरे को प्रयोग किया था। तो वो कहीं ना कहीं पीकॉक थ्रोन इनके सिंहासन के ऊपर पीछे का जो इलाका था उसकी टॉप के ऊपर वो पीकॉक थ्रोन लगा हुआ होता था सिंहासन के ऊपर, और उसका कुछ पार्ट कभी कभी इनके जो मुकुट लगा होता था उसमें भी देखने को मिला। वरना बेसिकली पीकॉक थ्रोन का जो सिंहासन था, बड़ी सी जो कुर्सी थी इनकी, उस कुर्सी के टॉप पोजीशन पे वो थ्रोन लगा, वो जो हीरा था कोहिनूर का, वो हमेशा लगा रहता था। कौन लेके चला गया था भारत से? नादिर शाह, ठीक है। कब आक्रमण हुआ था नादिर शाह का? नादिर शाह ने भारत में कब आक्रमण किया था? अच्छा, अहमद शाह अब्दाली का बता दो। 1761, वेरी गुड। वो तो पानीपत की लड़ाई है। हाँ, तृतीय लड़ाई इसीलिए तो जानी जाती है ना। तो तृतीय लड़ाई जब हम पानीपत की बोलते हैं वो उसी को बोलते हैं जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है। 1739, ठीक है। 1739, ठीक, 1739 के अंदर हाँ अटैक हुआ था उसका, ठीक है। 1739 में नादिर शाह का अटैक और 1761 में ये, ठीक है, ठीक है, गुड। तो पीकॉक थ्रोन बेसिकली इसलिए जाना जाता है कि भारत के अंदर एक ऐसा सिंहासन बनाया गया जिसके अंदर हीरे जड़े होते थे प्रॉपर तरीके से, और हीरा भी वो जो शायद पूरे विश्व में सबसे प्रचलित हीरा जिसको हम कोहिनूर का हीरा कहते हैं। तो ऐसी चीजें जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, ये लोग मोतियां, पर्ल्स, हीरे, ये सब चीजें अपने अपने बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स में यूज करना शुरू कर दिए थे। तो ऐसी सब चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। और भारत के मॉन्यूमेंट्स के अंदर अगर मैं सिर्फ ताजमहल ही की बात करूं तो ताजमहल से जितना संगमरमर लगा था, कीमती संगमरमर लगा था, उस संगमरमर को लूट के अंग्रेज ले गए थे, बहुत सारा अपनी जहाजों में भर भर के ले गए, ठीक है। तो जो संगमरमर नहीं छोड़ रहे वो क्या हीरे छोड़े होंगे? उन्होंने क्या हीरे छोड़े हुए? जितने मॉन्यूमेंट्स में जो हीरे लगे थे, जो सोने की दीवारों के ऊपर सोना वगैरह लगा था, वो सब एक समय में लूट के ले गए थे। तभी दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते कहते परेशान हो गए और भारतीय उनकी सुन नहीं रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली शाहजहां से औरंगजेब का समय का, शाहजहां जहां एक तरफ चरम पे है वास्तुकला में, वहीं औरंगजेब ने इसको डिक्लाइन में ला दिया एकदम बुरी तरीके से। अगर विनाश देखें वास्तुकला का तो किसके समय में हो गया? औरंगजेब के समय काल में। औरंगजेब का अरेस्ट करने का पर्पस ही क्या था? वास्तुकला का निर्माण। शाहजहां को थ्रोन से हटाने का ही पर्पस क्या था? वास्तुकला का निर्माण कर रहा है ये व्यक्ति लगातार, इसी वजह से इन्होंने इसको हटाया था। और बाद में औरंगजेब जब अपनी गद्दी के ऊपर बैठता है, इसने किसी भी तरीके के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। एक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देख लो, बीबी का मकबरा, ठीक है, उसके बारे में सुनते हो आप लोग, वो भी इसने अधूरा छोड़ दिया था, उसको भी आगे इसके पुत्र ने कंप्लीट कराया, ठीक है। तो वो भी आगे इसने भी अधूरा उसको छोड़ दिया था, जिसको आगे इसके पुत्र ने कंप्लीट करवाया था। आजम शाह जिसकी बात करते हैं उसने करवाया था, ठीक है। ये आजम शाह इनके पुत्र थे, ठीक है। बाद में अगर मुगल आर्किटेक्चर को थोड़ा बहुत संभालने का प्रयास किया तो मोहम्मद आजम शाह ने प्रयास किया, अन्यथा मुगल आर्किटेक्चर जो शाहजहां के टाइम पे बहुत चरम में था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, ठीक है। बेगम राबिया दुरानी है, ये कौन है? औरंगजेब की वाइफ, ठीक है। और ये आजम शाह की माता जी थी, जो अधूरा कार्य छोड़ दिया था औरंगजेब ने बीवी का मकबरा, उसी बीवी के मकबरे को कंप्लीट किसने करवाया था? वो आजम शाह ने ही करवाया था, अपनी माँ की याद में कंप्लीट करवाया था इन्हें। बेसिकली इसको जब औरंगजेब ने बनवाना शुरू किया था तो इसको ताजमहल की कॉपी दे रहा था, कैसा? ताजमहल की तरह बनवाने का प्रयास किया था, है ना। तो वो बेसिकली इनकी वाइफ ने भी डिमांड करी थी, ठीक है, कि तुम्हारे दादा परदादा जो हैं, तुम्हारे पिताजी जो हैं, वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनवा गए अपनी अपनी बीवियों के लिए, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो औरंगजेब ने बोला चलो मैं भी कुछ बनवा देता हूँ, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गया, एक समय में नहीं बनवाया लाइफ टाइम तक, ठीक है, बहुत टाइम तक वेट करता रहा, नहीं बनवाया। लेकिन जब बिल्कुल नाक में दम ही हो गया उसने बोला चलो ठीक है, हाँ रोज आके वही बात बोल रही कि बनवाओ, मकबरा बनवाओ, ठीक है, ऐसा बनवाओ। तो ब्लैक ताजमहल के तौर पर जाना जाता है आज के समय में, इसको क्या जाना जाता है? ब्लैक ताजमहल, काला ताजमहल बोलते हैं हम इसको। कॉपी है ताजमहल की,
ठीक है। तो इस वजह से इसको जाना जाता है। किसकी याद में बनवाया था? राबिया दुर्रानी की बात, तो वो भी स्टार्ट किया था, इसको कंप्लीट भी आके इनके बेटे ने किया, क्योंकि वो आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था औरंगजेब, ठीक है। बीबी का मकबरा बेसिकली देखिए, अगर आप देखोगे तो ऐसे ही ताजमहल की कॉपी के तौर पर ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने औरंगाबाद में इसको बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ताजमहल की कॉपी के तौर पर ही आपको थोड़ा बहुत ये दिखता है। इसी तरीके के रेप्लिका को यहाँ पे यूज किया गया था, ठीक है। जीनत महल, ये भी आजम शाह के द्वारा बनवाया गया, दिल्ली के अंदर एक पूरा का पूरा इलाका है, जीनत महल को बनवाया गया था। बट आज के समय में ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ खास बचा नहीं है जीनत महल से रिलेटेड, ठीक है। अब मुगल आर्किटेक्चर को सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर से अगर आपको कंपैरिजन करने को आ जाए, अगर इसमें कंपैरिजन आ जाए, कंपैरेटिव स्टडी आ जाए कि मुगल आर्किटेक्चर आपने पूरा पढ़ लिया, जितने भी टाइप की चीजें हो सकती थी मुगल आर्किटेक्चर में, तमाम शासकों के काल में हमने पूरा मुगल आर्किटेक्चर पढ़ लिया। इधर हमने सल्तनत पीरियड पढ़ लिया। आपको वास्तुकला में ज्यादा अच्छा और उपयोगी कौन सा लगा? कौन सा लगा? कोई नहीं लगा? मैंने कहा दोनों में ज्यादा अच्छा और उपयोगी कौन सा लगा, जिसने आगे चल के भारत की कहीं ना कहीं आज के समय की नींव को जिंदा रखा है? मुगल आर्किटेक्चर या दिल्ली सल्तनत का? मुगल ही है, नो डाउट, है ना, बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं मुगल आर्किटेक्चर। अगर मुगल आर्किटेक्चर में कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो ताजमहल तो समझ आ ही रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि वो अभी मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स के तौर पर जाना जाता है। प्लस उसके बाद में रेड फोर्ट से लेकर तमाम जितने भी हुमायूं टॉम से लेकर जितने भी चीजें अभी हमने सब देखी, इसमें मुगल आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा सुप्रीम तौर पर दिखाई देता है। इसका एक कारण प्रचलित होने का सबसे बड़ा यह भी था, अगर आप इसके अंदर लिखोगे तो राजपूती शैली या हिंदू शैलियों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से शैली में किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत के हर एक तबका इसको स्वीकार करता था, मुगल पीरियड के आर्किटेक्चर को। दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को उतना स्वीकार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसमें रिलीजियस तौर पर कहीं ना कहीं एक वर्ग या इस्लामिक वर्ग की तमाम भावनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो दूसरा वर्ग उससे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत अलग कर लेता है, ऐसी चीज होती है। तो इस वजह से मुगल आर्किटेक्चर या मुगल पीरियड को हम लोग कह सकते हैं कि वास्तुकला में अगर सबसे ज्यादा किसी ने प्रयोग के तौर पर आज के समय में भी अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखोगे तो मुगल आर्किटेक्चर के दिल्ली सल्तनत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें मुगल आर्किटेक्चर में कितनी नई चीजें यहाँ पर इवॉल्व हुई। जैसे आर्चिस की बात की हमने, आर्चिस का भी एक नया प्रारूप आपको दिखाई देता है। जिस तरीके के आर्चिस यहाँ पे आर्क बनाए गए या फिर हम लोग कह सकते हैं जो मेहराबें बनाई गई, उन मेहराबों का प्रयोग वहाँ दिल्ली सल्तनत की कला से बहुत अलग है। डोम्स बनाए गए थे, है ना, डोम्स के तौर पर आप समझ लीजिए गुंबदों की बात हो रही है, तो गुंबदों का आकार, गुंबदों के इंटीरियर्स जो बनाए गए वो सब बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं हमें इसके समय में, ठीक है। वॉल्स की बात करें, वॉल्स बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है दीवारों का कुछ ना कुछ जो आपके फ्लोर पे, छत के ऊपर दिखाई देता है। वॉल्स का मतलब सतही तौर पर एक सतह पे दूसरी सतह को चढ़ाना। इस तरीके की सतह अगर आपको दिखाई देगी तो कहाँ दिखाई देगी? ये बेसिकली आपको मुगल आर्किटेक्चर में दिखाई देगी। तो अगर आपको दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर से विभाजन करना है, कुछ डिफरेंसेस में देना है, तो ये आपके वहां काम आएंगे कि इन आर्किटेक्चर का प्रयोग काफी अच्छे से उसके अंदर किया गया था, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये राजपूत स्टाइल, तो मैं बार बार बात ही कर रहा हूँ आपसे कि मुगल आर्किटेक्चर में यूज किया ही गया। और ये सिख स्टाइल भी है। सिख स्टाइल जिस तरीके से भारत के अंदर हम देखते हैं, भारत के अंदर सिख वास्तुकला भी धीरे धीरे डेवलप हुई, बहुत सारे गुरुद्वारे वगैरह भी बने, सारी चीजें हुई, उसका भी आप मिश्रण होता हुआ देखेंगे मुगल आर्किटेक्चर में। सिख गुरुद्वारे आपको जितने दिखेंगे, गुंबदें दिखाई देती हैं, मीनारें दिखाई देती हैं, वो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो सिख वास्तुकला का भी बहुत गहरा प्रभाव हम मुगल वास्तुकला पे देखते हैं, या मुगल वास्तुकला की वजह से सिख वास्तुकला भी अपने चरम पे पहुंच गई। ये सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर आप इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हो। ये मुगल आर्किटेक्चर के अंदर आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर। हाँ बताइए सर, काफी क्वेश्चन पूछने का मेंस का क्वेश्चन ये है। हाँ बताइए। मुगल काल में आगरा जो है, हाँ, वो मुगल काल की वास्तुकला का प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। इसके पीछे क्या कोई भौगोलिक या ऐसे कारण से है या? अच्छा ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप लोग ने पढ़ा, मैंने आपको पीसीएस में आ चुका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है।
इन्होंने पूछा कि आगरा का जो इलाका अभी हम लोग पढ़ के आए हैं प्रॉपर तरीके से, उसका ऐतिहासिक तौर पर क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा, क्या भौगोलिक इंपॉर्टेंस भी उसका कुछ है, क्यों इतना ज्यादा आगरा के इंपॉर्टेंस की बात हम लोग करते हैं इतिहास के अंदर। ठीक है, अभी आगरा मैंने पूरा का पूरा सिटी अगर बात करूं तो आप इसमें आंसर में जो लिखना शुरू करेंगे वो लिखना शुरू करेंगे लोधी वंश से। ठीक है, लोधी वंश ने जिस तरीके से सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी का डेवलपमेंट किया, आगरा सिटी के डेवलपमेंट के पीछे सिकंदर लोधी के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि वो राजपूती स्टेटों के करीब पहुंचना चाहता था, कहीं ना कहीं एक स्थिति पॉलिटिकल तौर पर थी, क्योंकि अगर वो उनके करीब पहुंचेगा तो उससे नियंत्रण रख सकता है राजपूती सेना के ऊपर। ठीक है, एक ये हो सकता है। भौगोलिक रूप से स्थिति अगर आप देखोगे तो आगरा की ऐसी जगह पे स्थिति है कि जितने भी सराय बेसिकली डेवलप किए जाते थे उनका एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, आगरा में बेसिकली सबसे ज्यादा सराय इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि अगर हम आगरा को माने तो कहीं ना कहीं मिड पोर्शन ऑफ इंडिया कहलाता था। एक जगह से अगर आप, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था, पाकिस्तान को भी देखोगे, बांग्लादेश भी देखोगे, तो अगर कोई सेंट्रल सिटी पूरी भारत में कोई पड़ती थी तो वो आगरा सिटी कहलाती है। भौगोलिक तौर पर सेंट्रल सिटी के अंदर ही सबसे ज्यादा सराय या व्यापारियों के गढ़ बना करते थे, तो सबसे ज्यादा व्यापारी रुकते थे। भौगोलिक स्थिति भी अगर हम देखें उस हिसाब से इतिहास के अंदर फिर और अगर आगे बढ़ेंगे तो मुगलों ने इसको बहुत ज्यादा आश्रय दिया। मुगलों की बात करें, जैसे अकबर की बार बार हम लोग बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी, सिकंदराबाद, इन सारी सिटीज के अंदर जो उसने अनगिनत डेवलपमेंट कराया, बाद में शाहजहां ने इसके अंदर जो विकास कराया, वो सब विकास मैंने बोला ना आगरा के ही ऊपर ये लोग क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उससे फोकस करने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो राजपूती वास्तुकला के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। राजपूतों के जितने भी फोर्ट्स लगते हैं बेसिकली, जो बेसिकल बड़े फोर्ट्स होते थे, रणथंभौर फोर्ट हो गया आपका, या फिर जो आपके राजपूताना फोर्ट्स होते थे जिनसे राजपूत अपने आप को अलग करे थे अन्य भारत से, उन फोर्ट्स का कहीं ना कहीं अगर बाउंड्रीज देखेंगे तो वो आपकी आगरा से लगती हुई। ठीक है, अब वो आगरा से लगती हुई बाउंड्रीज को क्या करते थे, अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। उस नियंत्रित क्षेत्र को लेने के लिए उन्होंने आगरा को अपनी पॉपुलर सिटी बना दिया। तो जितने भी ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट आप देख लो, हिस्टोरिकल डेवलपमेट देख लो, आर्किटेक्चर देख लो, ये सारी की सारी चीजें हमें आगरा में होती हुई ज्यादा दिखाई देती है। तो ये कारण है बेसिकली, आप ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन कर, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। जैसे हमने आगरा के अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स देख लिए, इन मॉन्यूमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। शासक कौन बहुत ज्यादा प्रभावी रहे आगरा की सिटी को और ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए, उन शासकों का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें वहाँ पे मेंशन करिएगा। और कोई क्वेश्चन? दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए शहर भी बताइए, दक्षिण भारत जोड़कर बताइए। हाँ, दक्षिण भारत से भी जोड़ने के लिए आप एकदम लिख सकते हो कि दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए भी इसका कहीं ना कहीं एक आधार माना जा सकता है, क्योंकि भाई राजस्थान की बाउंड्री महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बाउंड्री दक्षिण भारत से जाती है ना, तो इस वजह से भी आप इसको भौगोलिक स्थिति ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर पूरा का पूरा मुगल आर्किटेक्चर है। देखिए मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर कैथोलिक शैली आती है। कैथोलिक शैली के अगर वर्णन की बात करोगे तो भारत के अंदर चर्च जो बने, ठीक है, चर्चों का जो विकास हुआ, और चर्चों के विकास के बाद में मॉडर्न जितने भी मॉन्यूमेंट्स भारत के अंदर बने, जैसे हम लोग संसद वगैरह के निर्माण की बात करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कभी भी मॉडर्न आर्किटेक्चर का। आप भी किसी एग्जाम में भी उठा के देख लो, अभी तक मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्वेश्चन नहीं बना, एक का तुक्का छोड़ देंगे, वो भी आप मेटेबल से सॉल्व कर ले जाओगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर के तौर पर मैं आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो आप मॉडर्न आर्किटेक्चर वहां से पढ़ लेना। उसमें सिर्फ इतना लिखा है, कितने दो तरीके की, तीन तरीके की शैलियां दी हुई हैं, एक पुर्तगाली शैली, फ्रांसीसी शैली और फिर अंग्रेजों की शैली। ये सिर्फ तीन शैलियां वहां पे लिखी हुई हैं। इन शैलियों का वर्णन वहां पे किया गया है। अब इन शैलियों में बने हुए कौन कौन से मॉन्यूमेंट थे उसके एग्जाम्पल लिख दिए गए, वो कुछ एग्जाम्पल लिख दिए गए, वो एग्जाम्पल के तौर पर वहां पे हम उसको देख लेंगे। ठीक है, अब ये तो आपका आर्किटेक्चर का पोर्शन प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया, वो मैं आपको नोट्स में देता हूँ, उसकी चिंता मत करिएगा। टॉपिक जो हमें अगला दिया गया है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, वो दिया गया इंडियन डांस फॉर्म्स। ठीक है, नृत्य कलाएं भारत की क्या क्या है, डांस फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, भारत के अंदर किस किस प्रमुख डांस कला का प्रयोग भारत के अंदर किया जाता है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दिखा दूं मैं आपको, देखिए इस चीज को ध्यान से। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है तो हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन तो नहीं करेंगे, बट मैं इसके आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिए बस।
पता नहीं इसके अंदर है नहीं, लेकिन आपने जो है बेसिकली देखा होगा कि इंडियन डांस फॉर्म के अंदर हम लोग कुछ डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं जो डांस फॉर्म्स हमारी नेशनल या नेशनल हेरिटेज का पार्ट है। मतलब अगर मैं बोलूं राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्रीय में जैसे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग देखते हैं सतारिया डांस होता है एक तरीके का, है ना, सतरिया जिसको हम लोग या सतारिया डांस बोलते हैं, एक डांस होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि भारत के और अलग अलग इलाकों में असमी डांस के बारे में आपने सुना होगा, असमी कला के तौर पर असमी डांस को किया जाता है। और भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर इन डांस फॉर्म्स को टोटल 8 तरीके से विभाजित किया गया है। कितने फॉर्म है? 8 डांस फॉर्म्स नेशनल लेवल पे डिवाइड किए जाते हैं। इन 8 डांस फॉर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि इन डांस फॉर्म्स के प्रारूप क्या क्या होते हैं, क्या फॉर्म्स होती हैं, और इसके डायग्राम जब आप देखोगे तो डायग्राम के बेसिस पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मोहिनीअट्टम जब देखोगे तो आपको पता चलेगा मोहिनीअट्टम में कुछ डांस फॉर्म के बनने का तरीका या खड़े होने का तरीका या परफॉर्म करने का तरीका ये है, और उसको वो स्टेटमेंट में लिख देता है। स्टेटमेंट में ऐसा लिख देगा कि एक महिला है, हाथ ऊपर करे हुई खड़ी हुई है, हाथ में मटका है, इस तरीके से वो लिख देगा। तो अगर आपने सिर्फ डायग्राम भी अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक तरीका वहां से ये हो सकता है। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है इससे रीजनल डांसेस से। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत तरीके के डांस फॉर्म्स है, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत तरीके के डांस फॉर्म, गुजरात में बहुत तरीके के डांस फॉर्म्स हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म, इनकी संख्या नहीं, ठीक है, ये अनगिनत है, ठीक। अब इन अनगिनत में से हम कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसका एक तरीका है, मैं डांस फॉर्म्स इंपॉर्टेंट आपको बताता जाऊंगा, आप उनका राज्य और जगहों का नाम लिखते चलेंगे, और इंपॉर्टेंट अगर उसके बारे में कुछ विशेषता होगी तो वो बता देंगे, अन्यथा उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा भी तो वो क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स के हिसाब से, ठीक है। कैसे आएगा? करंट अफेयर्स में। करंट में अगर इस समय में ये रीजनल डांस प्रैक्टिस में आया तो फिर वो क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा आपसे, तो आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा फिर करंट के हिसाब से, फिर आपको उसको डिटेल में स्टडी करंट के हिसाब से। अभी 26 जनवरी की परेड देखी आप लोगों ने? देखी? उस 26 जनवरी की परेड के अंदर आपने कितने सारे आर्ट फॉर्म्स देखे होंगे, है ना। टैबुलर आर्ट फॉर्म नाम दिया जाता है इसको, कई तरीके की सतह के तौर पर आर्ट फॉर्म परफॉर्म की गई। कहीं से गुजराती आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हुए दिखा रहे हैं, कहीं आपको पश्चिमी आर्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, कहीं आपको असमीज दिखाई दे रही है, कहीं बंगाली दिखाई दे रही है। मोदी जी वहां बैठे हुए और सब लोग निकल रहे हैं परेड ले लेके अपने अपने कल्चर की। अब वहां पे जितनी भी परेड 46 मिनट का चैनल पे, संसद नाम के चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है। कुछ नहीं करना, किसी वीडियो पे मत जाना, कहीं मत जाना, कहीं नोट्स पे मत जाना, सिर्फ उस वीडियो को कायदे से देख लेना। उस वीडियो को अगर कायदे से देख लोगे तो पता चल जाएगा कितनी तरीके की आर्ट फॉर्म्स को दिखाया गया। यही करंट के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल के। अब इस साल जो भी पीसीएस का पेपर होगा, जो भी आईएएस का पेपर होगा, उस पेपर के अंदर यही आएगा, इन्हीं आर्ट फॉर्म्स के बारे में पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आर्ट फॉर्म्स करंट में न्यूज में है, और उस समय में वहां से बेसिकली जो सबसे बड़ा हब है वहां से कौन सी आर्ट फॉर्म्स को परफॉर्म करते हुए दिखाया जा रहा है। तो आपको ये पता होना उस समय में जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन लिख लीजिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, वो बस लिख लीजिए। आपकी कुछ पुरानी कॉपीज मेरे पास पड़ी हुई है, जैसे तुम लोग मुझे आंसर नहीं देते हो, मैं चेक करके तुम लोग को वापस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से नहीं दे दूंगा, मुझे याद नहीं रहता है, आते समय में भूल जाता हूँ, कल याद करके रखे लाऊंगा। हाँ, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के अभी बोला, मुझे पता था ना सारे लोग कॉपियां रख चुके हो, ठीक है। तो मैं मेहनत करवाना चाहता था, फिर से निकलवानी थी मुझे बैग में, मैं इसीलिए। चलो लिखो क्वेश्चन। भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति भारतीय कला एवं संस्कृति में मुगल वास्तुकला और मंदिर वास्तुकला का विवरण देते हुए, मंदिर वास्तुकला का विवरण देते हुए वर्तमान समय में इसकी
उपयोगिता का, इसकी उपयोगिता की चर्चा करें, इसकी उपयोगिता की चर्चा करें। 250 वर्ड्स है, ठीक है, 250 शब्दों में लिखिएगा तो आपका आर्किटेक्चर प्रॉपर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो लिस्ट कहाँ गई जो बोली गई थी?